पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर जॉबिन की सेंसर कॉलेज में नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और अब आगे। और उसके बाद जॉबिन अपने बैग को चेक करते हुए कहता है, मुझे लावेन सिटी में आने की इतनी जल्दी थी, मैं सिर्फ केवल कुछ अपने पास कपड़े ही लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाकर कुछ सामान खरीद कर लाना होगा। फिर जॉबिन अपने मोबाइल की नेविगेशन को इस्तेमाल करते हुए कहता है, स्कूल के स्टोरेज के अंदर जरूर यहाँ पर सामान हो सकता है। जो बोलकर जॉबिन अपने नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने रूम से बाहर निकलता ही है और वो बस अपनी मोबाइल में नेविगेशन को देख ही रहा होता है। पर तभी सीढ़ी से उतरते हुए कोई लड़की दिखाई देती है जिसके ऊपर जॉबिन का ध्यान जाता है और फिर जैसे जॉबिन वहाँ पर आजिन को देखता है तो उसको देखकर हैरान हो जाता है और फिर जॉबिन आजिन से कहता है, आजिन क्या तुम ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हो? आजिन भी जॉबिन को देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो अपना मुंह हिलाकर उसके साइड से निकल जाती है। ये देखकर जॉबिन कहता है, आखिर ये मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? इसका दिमाग क्या हमेशा खराब ही रहता है। जिसके बाद जॉबिन भी वहाँ से जाते हुए मन में सोचते हुए कहता है, छोड़ो इसे, मैं ये सोचूंगा, मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। और फिर जॉबिन नेविगेशन को फॉलो करते हुए उस स्टोर पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सामान लेना था। पर जॉबिन इसे देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैप को देखते हुए मैं यहाँ पर तो आ गया हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि स्टोर यहीं पर आसपास है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी तरह से खाली है। और साथ ही जॉबिन आसपास देखता है जहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए ये देखकर सोचते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, अगर यहाँ पर कोई आदमी होता तो मैं उससे डायरेक्शन पूछ सकता था। पर तभी वहाँ पर जॉबिन को बिल्ली की आवाज आती है जिसको सुनकर जॉबिन कहता है, क्या यहाँ पर कोई कैट है? और फिर जॉबिन को वहाँ पर किसी और की भी आवाज आती है जो कह रहा था, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छे बने रहना, सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। वो आवाज सुनते हुए जॉबिन मन में सोचते हुए कहता है, आखिर ये आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? और जॉबिन उसे बिना देखे हुए माफी मांगते हुए कहता है, आपको यहाँ परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना, पर क्या आप मुझे यहाँ का डायरेक्शन बता सकते हो? पर जैसे जॉबिन वहाँ पर देखता है जहाँ पर गुडियन बिल्लियों के साथ खेल रहा था और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई चाही तुम सच में काफी ज्यादा ओबीडेंट हो। और जॉबिन गुडियन की इतनी अच्छी साइड देखकर जॉबिन काफी ज्यादा हैरान होता है। ये देखकर जॉबिन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहता है, क्या गुडियन भी इतना ज्यादा केयरिंग इंसान हो सकता है? और फिर जॉबिन गुडियन के पास जाते हुए कहता है, सीनियर गुडियन, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर गुडियन जॉबिन को देखकर पूरी तरह से शांत हो जाता है और फिर अपनी बिल्ली को वहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद गुडियन जॉबिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसको डराते हुए कहता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर मैंने मेरे बारे में कोई भी रूमर सुन लिया कि कोई मेरे बारे में रूमर फैला रहा है। और गुडियन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जॉबिन की तो वहीं पे हालत डाउन हो जाती है और फिर घबराते हुए कहता है, मैं सिर्फ केवल यहाँ पर आपसे सिर्फ स्टोरी के बारे में पूछने आया था और आप इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर गुडियन जॉबिन से बोलता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ऐसे इंसान ना हो। जिसके बाद गुडियन वहाँ से जाते हुए जॉबिन को डायरेक्शन बताते हुए कहता है, यहाँ से तुम ओल्ड स्कूल एरिया की डायरेक्शन की तरफ जाओ, वहाँ पर कई सारे लोग हैं जो तुम्हें सुपरमार्केट का रास्ता बता देंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए गुडियन वहीं पर रुक जाता है और फिर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अगर गलती से भी तुमने इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो बोलकर गुडियन वहाँ से चला जाता है और जॉबिन उन बिल्लियों के माथे को सहलाते हुए कहता है, जब से इस धरती पर वो इंसिडेंट हुआ है इंसानों ने क्रिएचर के साथ कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है और उनको टेम करना चालू कर दिया है जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकत को ऑब्टेन कर सके और अपनी ताकत को दिखा सके। जिसके बाद कैट एंड डॉग जैसे एनिमल को प्यार करना तो बिल्कुल बंद कर दिया है। ये सब बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं इसलिए अब से इंसान लोग इन्हें पेट की तरह नहीं रखते। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था गुडियन जैसा शेर जैसा इंसान उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जहाँ पर वो इतना ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है। जॉबिन वहाँ से आने के बाद फिर से अपने गेम को खेल कर रिस्ट्रिक्ट एरिया में जाने की कोशिश करता है पर वो बार बार मर जाता है। जिसको देखकर जॉबिन कहता है, मैं फिर से मर गया, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर वहाँ पर क्या होता है। जैसे ही मैं वहाँ पर जाता हूँ मैं तुरंत ही मारा जाता हूँ। जिसके बाद फिर से जॉबिन अपने गेम को खेलना कंटिन्यू करता है और फिर खेलते हुए कहता है, पर मुझे यहाँ के बारे में एक बात अच्छे से पता है, इस जगह और मिस्टीरियस टेम्पल के बीच में एक ऐसी पावर है किसी भी चीज को वहाँ से जाने से रोकती है। अगर कोई भी चीज वहाँ पर गलती से चला जाए तो वो तुरंत ही मारा जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं वहाँ पर जाने की बहुत बार कोशिश कर चुका
चुका हूँ। मैं जितने भी बार उस टेम्पल के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अचानक से वहीं पर मारा जाता हूँ। मैंने उड़कर वहाँ पे जाने की कोशिश की, पर उसके बाद भी मैं हर बार मारा जाता हूँ। मैंने बहुत सारे मेथड को इस्तेमाल कर देख लिया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। हर बार मेरी मौत वहीं पर लिखी हुई है। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं वहीं पे मारा जाता हूँ। और फिर उसके बाद अपने मोबाइल को देखते हुए आगे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वहाँ पे जाने का कोई तो रास्ता होगा। स्केलेटन नाइट और सिल्वरफ्लाई एंड्स दोनों ही बहुत ज्यादा टफ थे, पर उन दोनों को मारने का कोई ना कोई तो रास्ता था, और इसी तरीके से टेम्पल के अंदर जाने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। पर ज़ावेन अपने 100% IQ को लगाते हुए कहता है, लेकिन ये सिचुएशन किसी बॉस फाइट की तरह नहीं है। ये सिचुएशन किसी लॉक डोर की तरह है, जिसकी चाबी कहीं पर खो गई है या मुझे नहीं मिल रही है। इसलिए बस मुझे उस टेम्पल के अंदर जाने के लिए एक चाबी की जरूरत है, जो मुझे जरूर ढूंढनी होगी। मुझे लगता है बुद्धा सिटी के अंदर सिर्फ लोटस पाउंड है जो मैं देख सकता हूँ, पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ज़ावेन को अपने हार्ट मेडिटेशन के बारे में याद आता है, जिसको देखकर वो सोचते हुए कहता है, शायद ये मेरे काम आ सकती है। फिर ज़ावेन अपने स्किल हार्ट मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये एट्रीब्यूट बुद्धा सिटी के एट्रीब्यूट के बराबर है, लेकिन हेल्थ मेडिटेशन की मदद से अटैक और डिफेंस दोनों में ही इंक्रीजमेंट नहीं होती। इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए एसेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जिसके बाद ज़ावेन हेल्थ मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हुए टेम्पल की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, और इस बार ज़ावेन के वहां कदम रखने पर ज़ावेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो इस बार नहीं मरता। ये देखकर ज़ावेन हंसते हुए कहता है, आखिरकार इस बार मैं नहीं मरा, जैसा कि मैंने सोचा था। और फिर ज़ावेन इस बार अपना कदम बढ़ाते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस टेम्पल को मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही ज़ावेन की नजर अपने एसेंस एनर्जी की तरफ जाती है, जो रैपिडली बहुत तेजी से जा रही थी, और फिर हम देखते हैं जहाँ पर ज़ावेन फिर से अचानक से मारा जाता है। ये देखकर ज़ावेन काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इसको तो 1 सेकंड भी नहीं हुआ, आखिर 1 सेकंड में मेरी इतनी सारी एसेंस एनर्जी इतनी कैसे खत्म हो सकती है। जिसके बाद ज़ावेन फिर से अपने गेम को चालू करता है, और फिर कहता है, अगर मैं यहाँ से भाग कर जाता हूँ तो शायद मैं अंदर जा सकता हूँ। मुझे सिर्फ केवल एक बार अंदर जाकर देखना है, आखिर वहाँ पर क्या है। पर जैसे ही ज़ावेन तेजी से भागकर अंदर जाता है, लेकिन उसके भागने से भी कोई भी रिजल्ट नहीं बदलता। थोड़े ही आगे जाने पर ज़ावेन फिर से मारा जाता है। जिसके बाद ज़ावेन फिर से अपने गेम को चालू करता हुआ कहता है, चलो अगर मेरे भागने पर भी मैं टेम्पल पर सही समय पर नहीं पहुंच पाता, तो शायद मैं सिल्वरफ्लाई एंड की मदद से वहां पर पहुंच सकता हूं। और फिर ज़ावेन अपने सिल्वरफ्लाई एंड की मदद से वहां पर तेजी से जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट तो हो जाती है। पर ज़ावेन की टेम्पल में पहुंचने से पहले उसके साथ फिर से वही होता है। ये देखकर ज़ावेन कहता है, मेरी स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा तेज थी, लेकिन एक समय पर 2 स्टेट को मेंटेन रखना मेरी एसेंस एनर्जी को और भी ज्यादा तेजी से खा रहा था। और फिर ज़ावेन बार बार मरने के बाद कहता है, मेरी हेल्थ मेडिटेशन की रैंक 7 मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे मेरे इस स्किल की रैंक को और भी तेजी से बढ़ाना होगा। इसलिए अब मुझे गेरन लोटस के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर अब मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ। पर तभी ज़ावेन का फोन बजने लग जाता है। फिर ज़ावेन फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। और फिर वहाँ से लिजियन बात करते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी अभी उठे हो, जल्दी से लोटस पॉन्ड के पास आ जाओ, यहाँ पर एक ग्रेट शो शुरू होने वाला है। ज़ावेन ग्रेट शो सुनने के बाद कहता है, आखिर वहाँ पर क्या होने वाला है। तो लिजियन ज़ावेन से कहता है, जब तुम यहाँ पर आओगे तो उसके बारे में तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा। और फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर स्टूडेंट यंगली के नाम का लड़का सामने आजिन के खड़ा हुआ था। सभी लोग उन दोनों को आमने सामने देखकर कहते हैं, ये तो आजिन है। मैंने इसके बारे में रूमर सुना है कि आजिन स्कूल में आने से पहले ही लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुकी थी। और कुछ लोग यांगली को देखते हुए कहते हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि सीनियर यांगली यहाँ पर उस बुद्धा स्टार लोटस मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिससे वो इसका इस्तेमाल मैट्रिक को पास करने के लिए गिफ्ट के तौर पर दे सके। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर जिसके बाद आजिन यांगली से कहती है, सो प्लीज मुझे ऐसी चीजों पे समय बर्बाद नहीं करना, मुझे मैट्रिक पास करने के लिए ऐसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम उस बुद्धा स्टार लोटस पैटर्न को नहीं मार सकते। और ये बोलते हुए आजिन वहाँ से चली जाती है। और लिजुयान आजिन की बात सुनते हुए कहता है, यानी कि जो मॉन्स्टर इस पॉन्ड के अंदर है, इसका नाम ब्लड पैटर्न बुद्धा हार्ट लोटस है। आप फैमिली को देखकर ऐसा लगता है कि उसने इसके बारे में पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और उस मॉन्स्टर की सारी डिटेल पहले ही निकाल ली है। और वहीं पर ओमियान 2 भी होता है, जो उसे देखते हुए कहता है, क्या यांग फैमिली भी ये सब चाहती है कि वो आप फैमिली की फेवरेट बन जाए, जिससे जैसे स्कूल चालू हो
वो वैसे स्कूल के अंदर सीन को क्रिएट कर सके। और ली जियान मियांटू को देखकर वहाँ पे कहता है, मियांटू आखिर तुम भी यहाँ पर हो। जिसके बाद ली जियान आगे कहता है, भले यहाँ पर कुछ भी हो पर यांग फैमिली के ऐसे कई सारे यहाँ पर बिजनेस हैं जिसकी वजह से वो आप फैमिली के ऊपर रिलाई करते हैं। और उस लड़कियों को ऐसा क्या लगता है यहाँ पर ऐसी हरकत करके आजिन का इंटरेस्ट वो अपने ऊपर खींच सकता है। ऐसा करने के बाद आजिन उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देगी। ये देखकर मियांटू कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, केवल मेरे ब्रदर ली जियान ही उसको पटा सकते हैं। लेकिन मियांटू की पूरी बात होने से पहले ली जियान मियांटू का मुंह बंद कर देता है और फिर उससे कहता है, अपनी ये बकवास करना बंद करो क्योंकि मेरा आजिन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है। और फिर जैसे जॉबिन का वहाँ पर नाम लेते ही है जॉबिन वहीं पे हाजिर हो जाता है। और फिर जॉबिन वहाँ पर आते ही कहता है, आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। और फिर जैसे जॉबिन वहाँ पर आजिन को देखता है तो फिर उसको देखकर ली जियान से बोलता है, तो तुमने मुझे यहाँ पर इस चीज के लिए बुलाया है। देख रहे हो लड़का बहुत समझदार है। और फिर ली जियान जॉबिन के कंधे पर हाथ रखते हुए मजे लेते हुए कहता है, यहाँ पर तुम्हारी छोटी बहन मुसीबत में पड़ने वाली थी तो तुम्हें एक बड़े बड़े होने के नाते यहाँ पर आकर उसकी केयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और दोस्तों मुझे लगता है जो इसको बाद में झटका मिलने वाला है ये तो डॉक्टर झटके से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये मानवा है और हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर है और इसमें जो हीरोइन है वो कौन है ये तो आप लोग जानते ही हो। तो बस यार स्टोरी के वापस आते हैं। और फिर जॉबिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, आखिर तुम इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा क्यों बना रहे हो। जिसके बाद ली जियान जॉबिन का इशारा करते हुए कहता है, जरा सामने तो देखो शो शुरू होने वाला है। सामने दिखाया जाता है जहाँ पर यांग ली आजिन को उसकी इंसल्ट करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और फिर गुस्से से कहता है, भले इस बार वो मुझे यहाँ पे मना करके चली गई है पर मेरे ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मारने के बाद वो मेरे मैट्रिक को पास करने वाले गिफ्ट को एक्सेप्ट जरूर करेगी। लेकिन आजिन उसकी बात सुन लेती है और वो कहती है, तुम्हारा ये प्रॉमिस पूरी तरह से पॉइंटलेस है क्योंकि इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। भले ही तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये सब मेरे लिए बकवास ही रहेगा। ये बात सुनते ही यांग ली अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ कर दिखाता हूँ। फिर यांग ली अपने दो कंपेनियन बीस्ट को एक साथ समन करता है जो कि लेजेंडरी लेवल के थे और उनका नाम सिल्वर आई हॉग होता है। और ये देखकर मियांटू भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो दो हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। और वहीं पर हम यांग ली को देखते हैं अपने दोनों कंपेनियन बीस्ट से कहता है, जल्दी से यहाँ से जाओ और उसे जल्दी से खत्म कर दो। और फिर वो दोनों बीस्ट तेजी के साथ उस बुद्धा लोटस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धा लोटस भी उन दोनों को देखकर अटैक करना चालू कर देता है। दोनों बीस्ट उस बुद्धा लोटस के अटैक से टकराते हैं तो फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तो ये देखकर यांग ली हंसते हुए कहता है, ये तो थोड़ी सी चीज है। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों सिल्वर आई हॉग उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर सीधे उस बुद्धा लोटस के पास जाकर अटैक कर देते हैं। मियांटू ये देखकर हैरानी के साथ कहता है, ये तो काफी हैरानी की बात है। सच में उन दोनों के फेदर बुद्धा लोटस के अटैक से इम्यून है और जैसा कि एक लेजेंडरी लेवल के क्रिएचर के साथ एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझे लगता है कि वो ब्लड पैटर्न बुद्धा हार्ट लोटस आज इसका काम तमाम हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर जॉबिन कहता है, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, अभी ये बैटल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। जॉबिन को पहले से इसके बारे में पता ही होता है। और फिर हमें बुद्धा लोटस का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर वो आई ईगल हॉग ने बुद्धा लोटस के ऊपर अटैक कर दिया था और उसकी बॉडी पर स्क्रैच मार दिए थे और इसकी वजह से वो बुद्धा लोटस अपनी आंख को खोलते हुए उन दोनों को अपने से दूर कर देता है। और उसकी पावर को देखकर ये चीज क्लियर पता चल जाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और यांग ली भी उस मॉन्स्टर की पावर देखकर कहता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर बुद्धा हार्ट लोटस अपनी रूट को फैलाकर अपने डिफेंस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को बचाता है। तो ये देखकर यांग ली कहता है, नॉर्मली प्लांट टाइप मॉन्स्टर की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है पर ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जो कि एक एवरेज इंसान जो इस प्लांट टाइप मॉन्स्टर के बारे में कुछ ज्यादा पता ना हो तो ये प्लांट उसको बड़े आसानी से मार सकती है। और फिर यांग ली जो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, चलो आओ देखते हैं कि तुम मेरे अगले अटैक से कैसे सरवाइव करती हो। और ये बोलकर यांग ली अपने दोनों बीस को अटैक करने का इशारा दे देता है और फिर वो दोनों बीस अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए फायर में बदल जाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और फिर साथ ही वो दोनों कंबाइंड होकर उस बुद्धा लोटस के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर वो बुद्धा लोटस अपने आसपास पानी
पानी को बहुत जोर से घुमाने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास वाटर का बाउंडर बन जाता है और उस बाउंडर की वजह से उन दोनों का जो अटैक आ रहा था उससे वो बच जाता है। और यांगली भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या ये मॉन्स्टर डिफेंस टाइप एसएस एनर्जी के बारे में भी जानता है। और फिर यांगली उस ब्लड शील्ड को देखते हुए कहता है लेकिन ये ब्लड शील्ड उस मॉन्स्टर को चारों टाइप से डिफेंस कर सकती है, लेकिन ये ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से खाली है, मुझे बस उसको रोक कर वहीं पर मारना होगा। और फिर यांगली का बीस उसके ऊपर रेगुलर अटैक करता है, फिर दूसरा बीस उसके ऊपर जाकर वहां से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ज़ॉबेन उसे देखकर मन में सोचता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज देखी देखी हुई है। तभी ज़ॉबेन को अपने गेम का सीन याद आता है, जिसकी वजह से वो यांगली को चिल्लाते हुए कहता है ऐसा मत करो, ये एक जाल है। और फिर जैसे ही यांगली ज़ॉबेन को देखता है वो देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ज़ॉबेन इस चीज को बताने के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया था। और फिर तभी वो बुद्धा लोटस अपना बहुत ज्यादा बड़ा मुंह खोलकर और फिर एक की बाइट में उस बीस को पूरी तरह से खा लेता है और इसकी वजह से यांगली का एक बीस तुरंत ही वहां पर मारा जाता है। और वहां पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या तुमने ये देखा, उस मॉन्स्टर ने उस लेजेंडरी बीस को एक ही बार में खा लिया। यांगली ने यहाँ पर अपने लेजेंडरी कंपेनियन बीस को यहाँ पर एक तो खो चुका है, ये तो यहाँ पर यांगली के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस है। यांगली भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर अपने एक और हॉक से कहता है जल्दी से वापस आ जाओ। और यांगली अपने एक हॉक को खोने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं उतार पा रहा था, लेकिन उसे इस चीज पे भी गुस्सा आ रहा था जो कि ज़ॉबेन ने उसे इस चीज के बारे में पहले नहीं बताया। और फिर यांगली ज़ॉबेन के पास जाकर उससे गुस्से में कहता है तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं उस बुद्धा प्लांट लोटस के सामने नहीं टिक पाऊंगा, पर आखिर कैसे, आखिर तुम्हें ये कैसे पता था। और फिर ज़ॉबेन उसके सामने स्माइल करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन तभी मियांटू वहां पर आते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है, ऑफ कोर्स मेरे भाई को सब कुछ पता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता मेरा ब्रदर ज़ॉबेन हमारे स्कूल के कॉम्बैट टेस्ट में नंबर 2 पर आए थे। यांगली ये सुनकर कहता है क्या 2nd प्लेस पर, ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। पर यांगली उसकी बात सुनकर फिर भी हंसे जा रहा था, जिसे देखकर मियांटू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ये देखकर मुझे लगता है तुम्हारे यंग मास्टर यांगली को अपने सिल्वर हॉक को खोने का जरा सा भी गम नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कोई जगह देखकर अपने चेहरे को छुपा लेता। और ये बात सुनकर यांगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मियांटू से कहता है अगर ऐसा है तो मैं सच में जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी अमेजिंग स्ट्रेटजी है जिसे तुम बुद्धा लोटस हार्ट को मार सको। पर मियांटू अभी भी ज़ॉबेन को डिफेंस करते हुए कहता है क्या तुम एक बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग एक बेवकूफ हैं, आखिरकार हम लोग तुम्हें ये बात क्यों बताएं। अगर मेरे ब्रदर ज़ॉबेन वहां जाकर बुद्धा लोटस से लड़ते हैं तो वो बड़े आसानी से हरा सकते हैं, आखिर वो तुम्हारी तरह अपने नाम को पानी में डुबाकर वहां से नहीं आएंगे। पर ज़ॉबेन मिंटू की बात सुनते हुए चुपचाप अपने मन में सोचता है क्या ये मुझे मुसीबत से बाहर निकालना चाहता है कि वहीं पे ढकेलना चाहता है ऐसा लगे। पर तभी उन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में आजिन भी वहीं पर आ जाती है, ज़ॉबेन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। पर आजिन ज़ॉबेन के अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो उसे देखकर ज़ॉबेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर आजिन ज़ॉबेन के सामने आते हुए कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मार सकते हो। पर ज़ॉबेन आजिन के सामने चुपचाप खड़ा रहता है और उसे कुछ भी नहीं कहता और अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं उसे मार सकूं, पर गेम में अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं उस बुद्धा हार्ट लोटस को रियल लाइफ में मार सकता हूँ, क्योंकि आज रियल में बुद्धा हार्ट लोटस ने कुछ ऐसे स्किल को दिखाया है जो कि उसने गेम में ऐसा शो नहीं किया था। लेकिन आजिन अभी भी ज़ॉबेन को घूर घूर कर देख रही थी और उसे जवाब चाहती थी, लेकिन ज़ॉबेन वहाँ पर अपनी मुट्ठी बांध कर चुपचाप खड़ा रहता है और मन में सोचते हुए कहता है आखिर मैं इससे क्या कहूँ। यांगली बीच में आते हुए हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम केवल सिर्फ ऐसे एक डरपोक हो जो कि केवल भौंकना जानता है ना कि काटना। तभी ली जुयान ज़ॉबेन को डिफेंड करते हुए आगे आता है और कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग मिलकर ट्राई करें। यांगली भी ली जुयान को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मन में सोचते हुए कहता है ली फैमिली का यंग मास्टर आखिर यहाँ पर इसकी मदद क्यों करना चाहता है। और साथ ही अपने मन में सोचते हुए फिर से कहता है अब तो मेरे दोनों सिल्वर हॉग मिलकर भी ये नहीं कर पाए और तुम दोनों भी उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो क्या तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो। यांगली को ऐसा लगता है कि वो दोनों मिलकर भी उस बुद्धा लोटस को नहीं मार पाएंगे, इसलिए वो हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स तो चलो हम लोगों को दिखाओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। और फिर ज़ॉबेन, मियांटू और ली जुयान तीनों ही मिलकर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ली जुयान को मियांटू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसका गाल खींचते हुए कहता है आखिर तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते। पर ज़ॉबेन ली जुयान को शांत करते हुए कहता है अब उसे ब्लेम मत करो, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे हम उसे मार सकें। और साथ ही ज़ॉबेन अपने मन में
सोचते हुए कहता है, मैंने कभी भी इस बुड्ढा लोटस को गेम में नहीं हराया क्योंकि वहाँ पर मैं अकेला था, पर शायद हम तीनों यहाँ पर मिलकर उसे हरा सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो ली जुयान के पास 2 लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट हैं, तो शायद हम लोगों के पास एक चांस है जिससे हम लोग उसे हरा सके। और उसके बाद ज़ाओ बैन उन दोनों से बोलता है, यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हम तीनों एक साथ यहाँ पर उस लोटस पॉन्ड के अंदर कैसे जाएंगे। इसके बाद ज़ाओ बैन उन दोनों से आगे कहता है, हम म्यूटेंट एंड के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हम तीनों के लिए काफी नहीं होगी। हम तीनों को फ्रीली मूव करने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। तो ली जुयान ज़ाओ बैन से कहता है, असल में जब से बुद्धा लोटस यहाँ पर अपेयर हुआ है, जब से मैं एक ऐसे कंपेनियन बीस्ट को देख रहा था जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी हो, पर वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ केवल एक फ्लाई कॉटन मिला है जिसके ऊपर मैं फ्लाई कर सकता हूँ। पर ज़ाओ बैन उसकी बात सुनते हुए कहता है, पर मुझे ऐसा सुनकर क्यों लगता है कि तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं है। और फिर मियांटू अपने पास से मास्क निकालते हुए कहता है, अब तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और यहाँ पर जो मियांटू का मास्क था वो एक कंपेनियन बीस्ट था। मियांटू के इस कंपेनियन बीस्ट का नाम ड्रैगन स्टेल टर्टल होता है और वो टर्टल काफी ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से वो तीनों पॉन्ड के अंदर जा सकते हैं। जिसे देख कर ली जुयान कहता है, ये तो ड्रैगन स्टेल टर्टल है। और यहाँ पर मैं ये सोच रहा था यहाँ पर केवल ज़ाओ बैन ही है जिसके पास एक रेयर कंपेनियन बीस्ट है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाओ बैन को अपने मॉडल कंपेनियन बीस्ट को छुपा कर रखना चाहिए। फिर वो तीनों ही उस टर्टल के ऊपर सवार होकर उस बुद्धा लोटस के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर मियांटू हंसते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों इस चीज की चिंता मत करो, बस जाकर वहाँ पर फाइट करो। मैं इस ड्रैगन टर्टल के साथ तुम लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये सुनते ही ज़ाओ बैन और ली जुयान दोनों ही अपने कंपेनियन बीस्ट को बाहर निकालते हैं और फिर दोनों कहते हैं, ठीक है तो चलो अब हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। ज़ाओ बैन एक बड़ी सी जंप लगाते हुए अपने स्केलेटन एंड को समन करता है और उसके ऊपर लैंड हो जाता है। और उसके बाद ली जुयान भी अपने शैडो सोल्जर को बाहर निकालते हुए कहता है, अब मेरी बारी। और साथ ही वो अपने वहाँ पर फ्लाइंग कॉटल को भी निकालता है जो वहाँ से उड़ सकता है। और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक और लेजेंडरी क्रिएचर, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर ली जुयान अपने सोल्जर आर्मर को निकालने के बाद फ्लाइंग कॉटन के ऊपर बैठकर ज़ाओ बैन से कहता है, तो अब चलो हम दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यांग ली उन तीनों को इस तरीके से देखकर गुस्से में कहता है, अगर मेरे पास भी ली फैमिली और आ फैमिली के रिसोर्सेस होते तो शायद मैं भी यहाँ पर इसको हरा सकता था। लेकिन आजिन उन तीनों को बड़े ही गौर से देख रही थी और वो देखना चाहती थी कि आखिर उन लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन ली जुयान का सेल अभी भी थोड़ा अनस्टेबल था, तो ज़ाओ बैन उसे देखकर मियांटू से बोलता है, अभी ली जुयान की फ्लाइंग एबिलिटी अभी भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए तुम ली जुयान का ध्यान रखना कहीं वो पानी में न गिर जाए। तो मियांटू उसकी बात सुनते हुए कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसे मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद ज़ाओ बैन और ली जुयान दोनों ही उस ब्लड बुड्ढा लोटस से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और उन दोनों को आता हुआ देखकर बुड्ढा लोटस भी उन दोनों के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। लेकिन ज़ाओ बैन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्केलेटन एंड से कहता है, इस अटैक को मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। ज़ाओ बैन की स्केलेटन एंड काफी ज्यादा पहले से ही पावरफुल होती है, तो इसलिए वो अपने हैंड से ही उस अटैक को रोक देती है। और सही मौका देखकर ली जुयान भी अपने तलवार से स्लैश लगाता है जो कि बुद्धा लोटस के अटैक को काटते हुए सीधे उसके सेल पर लगता है, जिसकी वजह से उसके सेल पर क्रैक आ जाते हैं। और ज़ाओ बैन का स्केलेटन एंड भी रोर करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से बुद्धा लोटस मॉन्स्टर के हेड पे लगे हुए जेम के ऊपर अटैक हो जाता है। और फिर उस जेम को बचाने के लिए बुद्धा लोटस अपने डिफेंस मैकेनिज्म को चालू कर देता है और फिर से अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है। ये देखकर ज़ाओ बैन हैरानी के साथ कहता है, फिर से यही मूव, क्या ये फिर से वही चाहता है कि हम इसके ऊपर फिर से ऊपर से अटैक करें। तो फिर ली जुयान कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली जुयान यहाँ पर अपने जेट टाइगर की तलवार को इस्तेमाल कर रहा था, तो इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ बैन से कहता है, हम लोग उसके ऊपर यहीं से अटैक कर सकते हैं। और फिर वो अपने तलवार में एनर्जी स्टोर करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी तलवार बनने लग जाती है। और फिर बुद्धा लोटस इस चीज को नोटिस कर लेता है और फिर वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा विंड का टोर्नाडो बना लेता है। और उस टोर्नाडो की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही उसकी तरफ खींचे जाते हैं। और ली जुयान का सेल पहले से ही डगमगा रहा था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन ली जुयान गिरते हुए अपनी जेट तलवार से उस लोटस के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस स्ट्राइक की मदद से उस बुद्धा हार्ट लोटस के कई सारे पत्ते जल जाते हैं और फिर उनके पूरी तरह से जलने के बाद ली जुयान को वहाँ पर एक टोड दिखता है, जिसे देखकर ली जुयान कहता है, क्या बुद्धा हार्ट लोटस में एक टोड है। और फिर वो टोड ली जुयान के ऊपर अपने एसिड से अटैक कर देता है, जो कि सीधे ली जुयान की तरफ ही बढ़ रहा था। और फिर जैसे ही ली जुयान को अटैक लगने वाला था, जो देखकर ली जुयान भी
भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर ज़ाओबेन बीच में आते हुए अपनी डिवाइन फिस्ट की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे टोड का अटैक ली जुयान की सेल पर लगता है और वो सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद ज़ाओबेन मियांटू से कहता है जल्दी से लियांजू को पकड़ लो वरना वो पानी के अंदर गिर जाएगा, मैं जाकर उस टोड को संभालता हूँ। मियांटू तेजी से ली जुयान की तरफ बढ़ रहा था कि बात सुनकर ज़ाओबेन से कहता है ठीक है तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। फिर ज़ाओबेन तेजी से भागते हुए उस टोड की तरफ बढ़ता है तो टोड भी ज़ाओबेन को देखकर उसके तरफ एसिड का अटैक कर देता है, पर ज़ाओबेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है और उसका अटैक बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर टोड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओबेन ने उस टोड को एक ही पंच में मार दिया है और फिर ज़ाओबेन उन लोग की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने इसे मार दिया। लेकिन जैसे ही ज़ाओबेन पीछे की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ली जुयान पानी के अंदर गिरने वाला था, लेकिन मियांटू उसे नहीं बचाता और लियांजू भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मियांटू भी ली जुयान को देखते हुए कहता है तुम्हें मुझे इस पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। और आजिन भी ली जुयान को बचाने के लिए अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करने वाली होती है, पर तभी वो अपने सामने कुछ देखकर हैरान हो जाती है जहाँ पर ज़ाओबेन ने ली जुयान का हाथ पकड़ा हुआ था और ज़ाओबेन यहाँ पर अपने फ्लाइंग एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए ली जुयान को बचा लेता है। और ज़ाओबेन को बचाने के बाद ली जुयान ज़ाओबेन से कहता है तुमने एक बार और मुझे बचा लिया। जिसके बाद ज़ाओबेन ली जुयान को लेकर मियांटू के कंपेनियन बीस्ट के ऊपर आ जाता है। मियांटू ज़ाओबेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिर ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास भी एक कंपेनियन बीस्ट है जो कि उड़ सकता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर पहले ही शक हो गया था। ज़ाओबेन लंबी सांस लेते हुए कहता है सबसे पहले तुमने हमें फाइट के अंदर फंसाया और उसके बाद कहा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये तो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, मुझे साफ समझ में आ गया था तुम में कोई गड़बड़ है। जिसके बाद ली जुयान मियांटू को एक पंच मारते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और फिर चिल्लाते हुए ली जुयान मियांटू से पूछता है आखिर क्यों, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। और फिर हमें मियांटू को दिखाया जाता है जो घायल हो जाने के बाद नीचे पड़ा हुआ था और फिर ली जुयान से कहता है ली जुयान तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम्हारे सेकंड भाई से मिले हुए हैं, तुम उसका सामना कभी भी नहीं कर सकते। जो बोलते हुए मियांटू अपने कंपेनियन बीस्ट को अपने पास रखने लगता है और जिसकी वजह से उसका सेल गायब होने लगता है। और फिर मियांटू पानी में गिरते हुए बोलता है हम लोग यहाँ आज एक दूसरे के साथ आज यहाँ पर मरने वाले हैं। ज़ाओबेन और ली जुयान ये देखकर दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो दोनों कहते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ बबल उन दोनों को बचा लेता है जो कि यहाँ आजिन ने अपने कंपेनियन बीस्ट की मदद से बनाया था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लांगयांग यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टिगेशन रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर ज़ाओबेन और ली जुयान से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो ऑफिसर उन दोनों से कहता है सीजन को संभाल लिया गया है इसलिए तुम यहाँ से अब जा सकते हो। ज़ाओबेन और ली जुयान दोनों ही इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकलते हैं जहाँ पर ली जुयान अपने आप को ब्लेम करते हुए कहता है क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग धीरे धीरे कर कर मुझे मारना चाहते हैं। ज़ाओबेन उससे पूछता है क्या तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में कोई गरज है, आखिर तुम्हारा भाई किस तरीके का इंसान है जो कि अपने भाई को मारने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। ली जुयान ज़ाओबेन को अपने बड़े भाई की स्टोरी बताते हुए कहता है हमारी ली फैमिली में हम 3 भाई थे जिसमें मेरा एक बड़ा भाई सुपर जीनियस था, वो हर एक चीज में काफी ज्यादा अच्छा था और ये माना जाता था कि लावियन सिटी के तियानजाओ की तरह सुपर जीनियस है। वो हमारे ली फैमिली का मोस्ट टैलेंटेड लड़का था, पर ना चाहते हुए भी वो एक कम उम्र में एक हादसे में मारा गया। पर मेरे भाई ने फैमिली मैटर को लेकर मेरे भाई ने बात करी थी, जिसके बाद अब मैं ली फैमिली का नेक्स्ट यंग मास्टर हूँ। तो ज़ाओबेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है पर तुम तो ली फैमिली के किसी भी बिजनेस में टांग नहीं अड़ाते, तो आखिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। ली जुयान ज़ाओबेन से कहता है क्या ली फैमिली के बिजनेस, मेरा बड़ा भाई ऐसी चीजों की वजह से मुझे नहीं मारना चाहता। ये सुनकर ज़ाओबेन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है तो आखिर मैटर क्या है। तो ली जुयान उसको रोकते हुए कहता है रुक जाओ, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, हमें एक ऐसी सुटेबल जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर इसके बारे में खुलकर बात कर सकें। पर ज़ाओबेन उसकी बात सुनकर ये समझ में नहीं आता आखिर ली जुयान यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, आखिर वो कहाँ पर जाकर इसके बारे में बात करना चाहता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर ली जुयान ज़ाओबेन की डॉर्मेट्री में आकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो ज़ाओबेन ये देखकर ली जुयान से बोलता है आखिर तुम ड्रिंक करने के लिए मेरे रूम में ही क्यों आए हो, और हाँ यहाँ से जाने से पहले तुम्हें सब कुछ साफ करके जाना होगा। जिसके बाद ली जुयान ड्रिंक पीते हुए ज़ाओबेन से पूछता है क्या तुम्हें क्रिएचर के रैंक के गैप डिस्टेंस के बारे में पता है, इमॉर्टल, लेजेंड, इपिक और मिथिकल, आखिर इन चारों में क्या गैप डिस्टेंस होता है। उनके अंदर सिर्फ रैंक का ही डिस्टेंस
डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है तो रैंक के अंदर का भी गैप डिस्टेंस धीरे धीरे कर बढ़ते जाता है। आखिर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। और इस गैप के साथ तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ह्यूमंस ने मिथिकल क्रिएचर को कैसे मारा होगा? जॉब एंड ली सुयान की बातें सुनने के बाद कहता है, आखिर हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या बुक्स के अंदर इसका रिकॉर्ड नहीं है? तो ली सुयान जॉब से कहता है कि जैसा फेडरेशन ने लोगों से कहा है कि पहले के समय में फेडरेशन के पास 6 एपिक हीरो थे जिसने 3 दिनों तक लगातार लड़ाई की थी, पर ये सारी की सारी बातें बकवास है। जब किसी मिथिकल क्रिएचर से सामना होता है तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर 6 एपिक हीरो हैं या फिर वो 100 हैं, क्योंकि वो सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। पर ये एक सच है कि 6 हीरो ने मिलकर मिथिकल क्रिएचर को हराया था। लेकिन ये बात किसी ने भी मेंशन नहीं करी कि उस समय मिथिकल हीरो के पास भी मिथिकल कंपेनियन बीस थे। जॉबन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और साथ ही बोलता है, रुको, क्या ये चीज लॉजिकल नहीं है? अगर वो लोग किसी मिथिकल क्रिएचर को पहले नहीं मारेंगे तो आखिर उनके पास एक मिथिकल कंपेनियन बीस कैसे आएगा? तो ली जुयान उसे बोलता है, ब्लेसिंग से। क्या तुम्हें ब्लेसिंग के बारे में पता है? किसी ने उन 6 हीरो को की के साथ ब्लेस किया था जिससे वो मिथिकल क्रिएचर के लार्वा को ऑब्टेन कर सके। तो जॉबन ब्लेसिंग की बात सुनकर ली जुयान से कहता है, क्या ये एक तरीके का अंधविश्वास नहीं है? तो ली जुयान हंसते हुए बोलता है, क्या अंधविश्वास? फेडरेशन ने अपने कुछ हाईएस्ट डिपार्टमेंट को बनाया है जिसमें से कुछ डिपार्टमेंट उन 6 हीरोज को भी हैंडल करते हैं, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को लाया जाता है जो कि उन 6 हीरो की क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन करते हो, जिससे उन 6 हीरो के बाद वो लोग उनकी जगह ले सकें। तो ये सुनकर जॉबन कहता है, तो इसका मतलब ब्लेसिंग सचमुच एग्जिस्ट करती है। लेकिन जॉबन मन में सोच रहा होता है, आखिर ली जुयान को इसके बारे में कैसे पता है और आखिर वो ये सब बातें मुझे क्यों बता रहा है? पर तभी जॉबन को कुछ समझ में आता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ली जुयान जॉबन का रिएक्शन देखकर ये समझ जाता है कि जॉबन को पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो ली जुयान इसकी बात क्लियर करते हुए कहता है, हाँ, तुम सही समझे। मेरे फादर ने मुझे चुना है जो कि ली फैमिली की ब्लेसिंग के लिए फर्स्ट सक्सेसर बनेगा। पर अगर ये क्वालिफिकेशन मेरा भाई लिमू चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझे मारना होगा और उसी के बाद वो सक्सेसर बन पाएगा। और फिर कुछ देर बाद ली जुयान काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है, इसकी वजह से वो वहीं पर सो जाता है। और वहीं पर जॉबन अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था और साथ ही ली जुयान की वो बातें याद आने लग जाती है जहाँ पर उसने कहा था, तुमने मेरे बड़े भाई के प्लान को 2 बार बेकार कर दिया है, तो उसको जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और जॉबन अपना गेम खेलते हुए सोचता है, ली जुयान की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लगातार म्यूटेड एंड को मारता जा रहा था, पर तभी जॉबन के पास एक वार्निंग आती है, आपकी सिल्वर फ्लाई एंड बहुत ही ज्यादा भूखी है, तो प्लीज उसे कुछ खिलाइए। जॉबन इस नोटिफिकेशन को देखते हुए कहता है, क्या उसे फिर से खिलाना होगा? और फिर बोलता है, क्या उसे पता है कि एक 20 की एग की कीमत कितनी ज्यादा है? और फिर गुस्सा होते हुए बोलता है, पर अगर मुझे मेरे फ्लाई एंड को ग्रो करना है तो मुझे उसको खाना खिलाना ही होगा। जिसके बाद जॉबन अपने सामने कई सारे एंड्स को देखते हुए कहता है, अब मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, मुझे कुछ और को मारकर कंपेनियन बीस एग को निकालना ही होगा। और सभी एंड्स जॉबन को इस तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती हैं। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली जुयान और जॉबन की फाइट की वीडियो वायरल हो चुकी थी और सभी लोग वीडियो को देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी से बोलते हैं, मैंने सुना था कि ली जुयान अभी एक मॉर्टल स्टेज पर है, पर यहाँ पर तो वो 3 लेजेंडरी क्रिएचर को इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही जॉबन ने भी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। सच में ये तो काफी ज्यादा तेज है, पर ये तो काफी ज्यादा दुख की बात है। अगर यहाँ पर इसके टीममेट ने इसको बिट्रे नहीं किया होता तो शायद इन लोगों ने लोटस पिलर कोर को भी तबाह कर दिया होता। वहीं पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो ली जुयान के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर एक लड़की कह रही थी, क्या तुमने ली जुयान की वो वीडियो देखी? ली जुयान इसमें कितना ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा था। और उसी के साथ दूसरी लड़की कहती है, हाँ, पर मैं उसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ और मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वो लोग ली जुयान की बातें कर काफी ज्यादा हंस रही थी और साथ ही वो वियान से पूछती है, क्या तुम तुम्हारे छोटे भाई से मिलाने के लिए हमको ले जाओगी? और फिर हमें वियान को दिखाया जाता है जो इस वीडियो को देखकर स्माइल कर रही थी। और फिर सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें फेडरेशन इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पर हाई कमांड ऑफिसर जॉबन की उस वीडियो को देखकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग वीडियो देखते हुए कहते हैं, जॉबन ने उस तोड़ के अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लिया और एक सिंगल मूव में उसे मार दिया। तो लीजा ये देखते हुए कहती है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसने यहाँ पर अपने मुंह के अंदर एसएस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया है। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जॉबन एक स्ट्रॉन्ग एसएस आर्ट को कल्टीवेट कर रहा है। और फिर आगे बोलती है, पर जॉबन की इन्फॉर्मेशन में ऐसा लिखा गया है वो तो बिटर मेडिटेशन को कल्टीवेट कर रहा था, पर आखिर ऐसी यूजलेस चीज उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती है? तो उसका सीनियर उससे कहता है, जैसा
जैसा कि हमें पता है कि वो गुडी स्कूल के अंदर था तब वो उसे ही कल्टीवेट कर रहा था। और उस रात जब हम लोग जिंडाओ जियान के पीछे गए थे तब मैंने इस लड़के को देखा था। तब मेरी आंखों में एक छोटी सी झलक आई थी और मुझे यकीन है कि मैं वहाँ पर गलत नहीं हूँ। उस रात ज़ावेन की स्किन के ऊपर जेड स्टोन ग्लो कर रहा था जो कि बेटर मेडिटेशन की स्पेसिबिलिटी है और अब वो खासियत पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो लीजा अपने सीनियर की बात सुनने के बाद कहती है तो आपको ऐसा लगता है कि ज़ावेन जिस मेडिटेशन को कई सालों से कल्टीवेट कर रहा था अब उसने उसे छोड़ दिया है, पर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसे ऐसा एसेस आर्ट दिया हो जिसकी वजह से उसने अपने बेटर मेडिटेशन को कल्टीवेट करना बंद कर दिया हो। तो फिर सीनियर उसका बोलता है या तो वो आ फैमिली हो सकती है या तो फिर वो जिंडाओ जियान हो सकता है। जिसके बाद हमें जिंडाओ जियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है अब मेरे अंदर से इमोर्टल सूत्र धीरे धीरे कर कम होता जा रहा है और बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। और वो लड़का जो मुझे उस दिन मिला था सच में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीन वापस से फेडरेशन की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसका सीनियर लीजा को बताता है ज़ावेन कुछ दिन पहले अपने स्टेप मदर से मिलने गया था तो शायद वहाँ पर यांगलेन ने उसे ये एसएस एनर्जी आर्ट दिया हो, पर ज़ावेन इतनी जल्दी किसी भी आर्ट को कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो लीजा सीनियर की बात सुनने के बाद कहती है यानी कि आप कहना चाहते हैं। तो सीनियर उसकी बात काटते हुए कहता है हाँ, अगर आप फैमिली ने उसे वो स्किल नहीं दिया है केवल सिर्फ जिंडाओ जियानी है जो उसे एसएस एनर्जी आर्ट दे सकता है। जिसके बाद वो सीनियर लीजा को ऑर्डर देते हुए कहता है कुछ भी कर ज़ावेन के ऊपर जिंडाओ जियान का पार्टनर या उसका साथी होने का इल्जाम उसके ऊपर लगा दो और उसे वहाँ से जल्दी पकड़ कर लाओ। हमें कैसे भी कर ज़ावेन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। जो बोलकर वो ऑफिसर वहाँ से निकल जाता है और लीजा बोलती है कि मैं समझ गई और फिर ज़ावेन का प्रोफाइल चेक करते हुए कहती है ज़ावेन तुम सिर्फ बस मेरा वेट करो, ऐसे समय आएगा मैं पर्सनली आकर तुम्हारे पास काफी ज्यादा एंटरटेन करूंगी। जिसके बाद सीन कुछ दिन बाद का होता है जहाँ पर लीजा अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हुए कुछ बताती है। ज़ावेन अभी अपने स्कूल के अंदर है जहाँ पर आप फैमिली उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो सीनियर लीजा से बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पकड़ने का अप्रूवल मिलने के बाद आप फैमिली के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होगा कि वो ज़ावेन को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा टियानजाओ और आजिन दोनों ही ज़ावेन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि गॉड ब्लेसिंग कंपटीशन होने वाली है और इसीलिए वो लोग उसे प्रोटेक्ट नहीं करने वाले। जिसके बाद सीन ज़ावेन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर आजिन ज़ावेन के रूम के बाहर खड़ी होती है और फिर अपने माँ के बारे में सोचते हुए कहती है जहाँ वो कुछ समय पहले अपनी माँ से मिली थी, जहाँ पर आजिन अपने माँ से कह रही थी गॉड ब्लेसिंग कंपटीशन के लिए आपने मेरी जगह ज़ावेन को क्यों रिप्लेस कर दिया। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है पर ये चीज टैलेंट के हिसाब से नहीं की जा सकती। आप भी ये चीज अच्छे से जानती हैं। वो एक बार मुझसे हार चुका है और वो हमेशा अपने गेम में ही लगा रहता है। तो उसकी माँ आजिन से बोलती है ये चीज पहले से ही डिसाइड हो चुकी है इसलिए अब इसके बारे में कभी भी मुझसे बात नहीं करना। जिसकी वजह से आजिन अपनी माँ से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मुंह फुलाते हुए अपने मन में कहती है मॉम बस आप थोड़ा सा वेट करो, मैं ये चीज आपको प्रूफ कर दिखा दूंगी, मैं ज़ावेन से काफी ज्यादा अच्छी हूँ। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जहाँ पर आजिन ज़ावेन का गेट खटखटाने वाली होती है पर तभी ज़ावेन अपना गेम खेलते हुए गेट को खोल देता है जिसकी वजह से आजिन भी थोड़ी सी चौंक जाती है। ज़ावेन अपने सामने आजिन को देखते हुए कहता है आजिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आजिन अपना एटीट्यूड वाला फेस बनाकर ज़ावेन से कहती है ज़ावेन वो सन शूटिंग स्किल रियल है, उस स्किल को कल्टीवेट कर सकते हो और तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ज़ावेन आजिन की बात सुनने के बाद अपने मन में सोचता है आखिर ये यहाँ पर आते ही सन शूटिंग स्पेल के बारे में क्यों बात कर रही है। मैं पहले ही इमॉर्टल सूत्रा को कल्टीवेट कर चुका हूँ जिसकी वजह से मैं चाहकर भी वो सन शूटिंग स्पेल को कल्टीवेट नहीं कर सकता। पर आजिन ज़ावेन को कन्विंस करने में लगी होती है और उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम इसे फादर को दिखा सकते हो, वो तुम्हें वेरीफाई कर बता देंगे कि वो रियल है या फेक। पर ज़ावेन एक लंबी सांस लेने के बाद आजिन से कहता है आजिन पर आखिर तुमने मुझे वो सन शूटिंग स्पेल क्यों दिया था। तो आजिन उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहती है और क्या हो सकता है, मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छी हूँ। और फिर ज़ावेन से आगे पूछती है ज़ावेन स्कूल में मुझसे हारने के बाद मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा। पर ज़ावेन उसकी बात सुनकर क्लैप करते हुए उससे कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था तुमसे उस समय। ये सुनकर आजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर ज़ावेन से आगे कहती है क्या तुम्हें सभी लोगों के सामने हारने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझसे बदला लेना चाहिए। और लोटस पॉन्ड के अंदर मैंने तुम्हारी पावर को देखा था, अगर तुम सन शूटिंग स्पेल को कल्टीवेट करते हो तो जरूर तुम लेजेंडरी लेवल के एक्सपर्ट बन जाओगे। और फिर आजिन वहाँ से जाते हुए ज़ावेन को कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जब समय आएगा तो हम दोनों में से चुना जाएगा कि आखिर हम दोनों में से कौन जीतता है। ज़ावेन वहीं पर अपना हाथ उठाते हुए आजिन से बोलता है मैं अभी ही हार मानता हूँ।
हूँ। ये बात सुनकर आजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहती है हम लोगों को फाइट करना ही होगा। और साथ ही आजिन अपने मन में सोचती है आखिर ऐसे इंसान से मेरी माँ को इतनी ज्यादा उम्मीदें कैसी हो सकती है। जिसके बाद आजिन वहाँ से जाते हुए ज़ाबेन से कहती है अगर तुम्हें एसएस एनर्जी क्रिस्टल की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। ये पिछली बार की तरह नहीं होगा, मैं पिछली बार की तरह तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतने वाली। जो बोलकर आजिन फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगती है और ज़ाबेन वहाँ से उसको जाते हुए चुपचाप देख रहा होता है। और फिर ज़ाबेन आजिन के बारे में सोचते हुए कहता है जब वो 13 साल की थी तभी आजिन ने लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो एक जीनियस लड़की है जिसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती है। और आखिर आजिन जैसी टैलेंटेड लड़की मेरे जैसे मॉडल के साथ क्यों लड़ना चाहती है। ज़ाबेन लिजुयान की जितने सारे कचड़े फैलाए थे उसको समेटते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर आजिन के दिमाग में अब क्या चल रहा है। जिसके बाद ज़ाबेन फिर से अपने गेम में लग जाता है जहाँ पर इस बार वो बुद्धा हार्ट लोटस को मार देता है। जिसके बाद ज़ाबेन देखता है कि उसके स्केलेटन एंड के मुंह के अंदर कुछ चमक रहा है। जैसे ही ज़ाबेन उसको देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बुद्धा हार्ट लोटस का एग है। तो ये देख कर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ज़ाबेन उस स्केलेटन एग के पास से एग लेते हुए उसके स्टेटस को चेक करते हुए कहता है जैसा लिजुयन ने मेंशन किया था बुद्धा हार्ट के लोटस सच में काफी ज्यादा यूजफुल है। पर तभी ज़ाबेन के सामने उसकी सिल्वर फ्लाई एंट आ जाती है जिसके ऊपर एक वार्निंग आ रही थी और उस वार्निंग में लिखा था अगर आपने इसको 12 घंटे के अंदर कुछ भी फीड नहीं करवाया तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये देख कर ज़ाबेन एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है हाँ सबसे पहले मुझे इसको ही फीड करना होगा। जो कहते हुए बुद्धा एग के लोटस को अपने लार्वा को दे देता है जिसकी वजह से उसका शरीर ग्लो करने लगता है। और ज़ाबेन उसको देखते हुए कहता है अगर ये थोड़ा और ज्यादा ग्लो करेगी तो आखिर इसका क्या होगा। और फिर जैसे उसकी रोशनी खत्म होती है तो वो सिल्वर फ्लाई एंड्स अभी भी वैसी की वैसी लग रही थी। जिसको देखकर ज़ाबेन उदास होते हुए कहता है ये तो अभी तक वैसी की वैसी है, इसने मेरे 2 मॉडल कंपेनियन बीस के एग को खा लिया है, इसके बाद भी वो अभी तक अपने लार्वा के स्टेज पे है। मुझे लगता है कि मेरे सिर्फ केवल इमॉर्टल बीस के एग से इस लेजेंडरी कंपेनियन बीस को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पर एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस को ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। अगर मैं यहाँ पर स्केलेटन जनरल से फाइट करता हूँ तो मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता कि मुझे वहाँ पर कितनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा जिससे मुझे उसका ड्रॉप मिलेगा। जो सब सोचकर ज़ाबेन बेड पे लेटकर आराम करते हुए कहता है क्या मेरे लिए इतनी मुसीबत कम थी कि आजिन भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती जा रही है। अब मुझे 3 महीने के अंदर कैसे भी लेजेंडरी रैंक पर पहुंचना होगा। काश मैं जल्दी कर पाता, पर अब मेरे पास इमॉर्टल सूत्रा का फाउंडेशन है जिसकी वजह से मैं सन शूटिंग स्पेल को कल्टीवेट नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक और दिक्कत है, मुझे इमॉर्टल सूत्रा के अपग्रेड वर्जन के बारे में नहीं पता है कि आखिर मैं उसे कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। और ये सब सोचकर ज़ाबेन का सिर दर्द करने लगता है। पर तभी ज़ाबेन के गेट पर कोई नॉक करता है। फिर ज़ाबेन जैसे ही गेट खोलकर देखता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। पर जैसे वो गावेन को देखता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गावेन ज़ाबेन को देखते हुए कहता है सीनियर क्या मैं तुम्हें याद हूँ। ज़ाबेन गावेन से पूछता है तो आखिर तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए क्यों आए हो। तो गावेन ज़ाबेन को कहता है मैं यहाँ पर पहले हुए झगड़ों को स्पेशली तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। ज़ाबेन उसकी बात सुनकर उसे देखकर ये तो समझ जाता है ये किसी और वजह से आया है और किसी और की वजह से वो मुझसे माफी मांग रहा है। जिसके बाद गावेन ज़ाबेन से आगे कहता है तो अब हम लोग के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है तो हम लोग क्यों ना एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें। मैंने आज यहाँ पर आकर अपने प्रीवियस मैटर की वजह से तुमसे आज यहाँ पर माफी मांगी है। जो कहकर गावेन ज़ाबेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ हाथ मिलाने का इशारा करता है। पर ज़ाबेन उसे धक्का देते हुए गेट बंद करने लगता है और गावेन से कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, तो अब मुझे गेम खेलना है तो इसलिए तुम जाओ, बाय बाय। और गावेन ज़ाबेन को रोकते हुए कहता है अरे 1 मिनट तो मेरी बात तो सुन लो यार। जिसके बाद वो ज़ाबेन को आगे बताता है मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर गावेन ज़ाबेन को किसी जगह पे लेकर आ गया था और फिर अपने दोस्त से हाथ हिलाते हुए कहता है हाँ फैंग मैं उसे लेकर यहाँ पर आ गया हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था। और हाँ फैंग गावेन को शुक्रिया कहता है और उसके बाद ज़ाबेन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देखकर ज़ाबेन कहता है सीनियर अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो, मैं ये सब बकवास चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर हाफिन हंसते हुए अपने अटैक को डिसअपीयर कर देता है और फिर आगे कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा शांत हो, जैसा मैंने सोचा था तुम एक सही इंसान हो। ज़ाबेन हाफिन के अटैक को देखकर जरा सा भी नहीं डरता और न ही अपनी जगह से जरा सा भी हिलता है। जिसके बाद हमें हाफिन को दिखाया जाता है जो कि ज़ाबेन से माफी मांगते हुए कहता है जूनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हें मेरी टीम के अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ और हम लोग मिलकर ब्लड पैटर्न बुड्ढा लोटस को मारने जा रहे हैं। तो ज़ाबेन हाफिन से पूछता है आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों। तो हाफिन ज़ाबेन को बोलता है क्योंकि मैंने उस वीडियो के ऊपर काफी सावधानी से रिसर्च की है जब
जब तुम लोग उस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मारने के लिए गए थे तो वहाँ पर ली जुयान की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, पर तुम्हारा इंटरेक्शन और जजमेंट काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो ली जुयान से काफी ज्यादा ताकतवर हैं, पर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन उसने मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया है। और यहाँ तक तुमने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि ली जुयान के ऊपर वो अटैक कहाँ पर होने वाला है, जिसके बाद तुमने उस पॉइजनस वाटर टोड को बड़े आसानी से सही समय पर मार दिया है। और इसके बाद मुझे अब पूरा यकीन हो चुका है अगर तुम्हारे टीममेट ने वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करी नहीं होती तो तुम लोग वहाँ पर बड़े ही आसानी से उस लोटस टावर के कोर को भी तबाह कर देते। पर यहाँ पर तुम्हें पिछली बार की तरह अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उस लोटस पॉन्ड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस वहाँ पर रहकर हमें इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि आखिर हम लोगों को हमारे कंपेनियन बीस के साथ किस तरह से कंट्रोल करना है। तो आखिर बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। तो फिर जॉबिन सारी बातें सुनने के बाद कहता है और वो डायरेक्ट हाफेन के मुंह के सामने मना कर देता है और साथ ही अपने मन में सोचता है क्या सीनियर के ऐसे ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देना जो काफी ज्यादा एरोगेंट है, इससे अच्छा तो मुझे गेम के अंदर बॉस को हराने में फोकस करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास बुद्धा लोटस की काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी है जिसकी वजह से ब्लड लोटस को हराना केवल समय की बात है और थोड़े ही समय बाद मैं उसे हरा दूंगा। तो फिर गावेन जॉबिन को समझाते हुए कहता है जॉबिन तुम चीजों को नहीं समझ रहे हो, ये लोग लेजेंडरी लेवल के टॉप रैंक में से एक हैं और इसके बावजूद दो सीनियर और भी हैं जो वो भी लेजेंडरी रैंक पर हैं। अगर तुम यहाँ पर इनके साथ मिलकर काम करोगे तो 100% सक्सेस रेट है और इसके अलावा तुम्हारी जान को यहाँ पर जरा सा भी खतरा नहीं है। तो जॉबिन उसे मना करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे इसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर गावेन को जॉबिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मन में सोचते हुए कहता है अगर हाफेंग ने मुझसे नहीं कहा होता तो अभी तक मैं इसकी नहीं सुनता। तो जॉबिन वहाँ से जाने लगता है तो हाफेंग उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें इतनी जल्दी हमें मना नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारे एक विश को पूरी करने की कोशिश करूंगा अगर मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। तो फिर जॉबिन हाफेंग की बातें सुनने के बाद कहता है मुझे एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस का एक चाहिए। तो गावेन एक बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जॉबिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुमने क्या कहा। फिर जॉबिन उसके पास आते हुए मुस्कुराते हुए कहता है जैसा कि तुम लोगों ने कहा अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूं तो मुझे एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस का एक चाहिए। तो ये बात सुनकर गावेन जॉबिन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना और उसके बाद भी तुम कह रहे हो तुम्हें एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस एक चाहिए। तो इसकी बात सुनकर जॉबिन गावेन से कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मेरी कंडीशन को पूरा कर सकते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा। तो उसकी बात सुनकर हाफेंग गावेन को शांत करते हुए जॉबिन से पूछता है तो क्या तुम्हारे बीस्ट में कोई कंडीशन है कि तुम्हें किस तरीके का बीस्ट एक चाहिए। तो जॉबिन उससे कहता है नहीं और अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि मुझे सिर्फ लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट एक चाहिए जिससे मैं अपने बीस्ट को उस एग को फीड करवा सकूं, जिससे मेरा बीस्ट काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाए। तो हाफेंग जॉबिन की बात सुनते ही तुरंत ही उसकी तरफ एक एग फेंकता है और उसे कहता है इसे कैच करो। जॉबिन उस एग को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हाफेंग उससे बोलता है तो ठीक है अब तुम हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओ, क्यों अब ठीक है ना। जॉबिन अभी भी अपने हाथ में वो लेजेंडरी एग देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में सोचते हुए कहता है ये तो काफी कमाल का है, मुझे तो फ्री में एक लेजेंडरी बीस का एग मिल गया। तो हाफेंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है तो अब ठीक है, अब हम लोगों के बीच में डील हो चुकी है। जॉबिन भी उससे हाथ तकड़ाते हुए कहता है अब ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए अब तैयार हूँ। और कुछ ही देर में जॉबिन वहाँ से चला जाता है जहाँ पर गावेन हाफेंग से पूछता है आखिर तुमने उसे फ्लाइंग पॉइजन बीस्ट का एग उसे क्यों दे दिया। हाफेंग तुम्हें क्या जॉबिन के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है। तो हाफेंग गावेन को समझाते हुए कहता है ऐसा नहीं है, पर जब मैंने जॉबिन की वीडियो देखी थी जिस तरीके से वो फाइट कर रहा था उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो ब्लड लोटस से पहले ही लड़ चुका है। जो सुनकर गावेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और हाफेंग हंसते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है, हमें बस कुछ समय के लिए एक इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना है और कुछ नहीं। जिसके बाद सीन जॉबिन की तरफ का होता है जहाँ पर जॉबिन अपने सिल्वर फ्लाई एंड को समन कर रहा होता है और फिर जैसे जॉबिन अपने सिल्वर फ्लाई एंड को समन करता है उसे देखते हुए कहता है तो चलो अब शुरू करते हैं और फिर उस लेजेंडरी बीस्ट एग को उस सिल्वर फ्लाई एंड को खिला देता है और फिर जॉबिन जैसे उस एग को खिलाता है जहाँ पर सिल्वर फ्लाई एंड एक एनर्जी बॉल में कवर होने लगती है और उसी के साथ सिल्वर फ्लाई एंड्स का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कुछ समय बाद उसका एवोल्यूशन खत्म होने वाला होता है जहाँ पर वो सिल्वर फ्लाई एंड्स पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो किसी बी की तरह लगने लगती है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जॉबिन की सिल्वर फ्लाई एंड काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है और ये देखकर जॉबिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मेरी सिल्वर फ्लाई एंड तो फ्लाइंग पॉइजन बी के साथ कंपेयर हो चुकी है, मुझे लगता है कि दोनों के बग टाइप कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये एवोल्यूट हुई है। और फिर जॉबिन अपने सिल्वर फ्लाई एंड के स्टेटस को चेक करने लगता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। ये देखकर जॉबिन भी हैरान होता
होता है और कहता है इसके स्टेटस तो देखो, इसकी स्पीड, एसएस एनर्जी, ये तो लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट एग के लेवल को तो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। और साथ ही ज़ाबेन वहाँ पर एक टैलेंट स्किल को देखता है जहाँ पर लिखा था डीमन ब्राइट नीडल था, जो कि लॉन्ग रेंज अटैक होता है, जो देखकर ज़ाबेन कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी वजह से ज़ाबेन काफी ज्यादा खुश था। और फिर ज़ाबेन अपने कंपेनियन बीस्ट से कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल है, तुम्हारी इस नई ताकत के साथ हम लोग उस ब्लड पैटर्न बुड्ढा लोटस को जरूर से मार डालेंगे। जिसके बाद ज़ाबेन अपने मोबाइल में खून की ड्रॉप डालकर अपने गेम के अंदर एंटर करता है और फिर अपने सिल्वर फ्लाई एंड को उस बुड्ढा लोटस से लड़ने के लिए भेज देता है। और फिर उस बुड्ढा लोटस भी सिल्वर फ्लाई एंड को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर लेकिन सिल्वर फ्लाई एंड्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से उस बुड्ढा लोटस के अटैक को काफी आसानी से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। कई सारे अटैक डॉज करते हुए उसके पास पहुंच जाती है और बुड्ढा लोटस ये अटैक देखकर जल्दी से पानी के अंदर छुप जाता है और उस अटैक की मिस होने की वजह से सिल्वर फ्लाई एंड आगे बढ़ जाती है। और फिर जैसे ही नोटिस करती है तो आजू बाजू देखने लग जाती है कि आखिर वो बुड्ढा लोटस कहाँ चला गया। और तभी हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो सिल्वर फ्लाई एंड के नीचे ही था, जहाँ पर वो पानी के अंदर चुके उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर आता है और अपना मुंह खोलकर उसको दबोचने की कोशिश करता है। और ये देखकर ऐसा लगता है कि सिल्वर फ्लाई एंड उसके अंदर दबकर मारी जाएगी, लेकिन सिल्वर फ्लाई एंड की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से उसके अटैक से बच जाती है। जिसके बाद सिल्वर फ्लाई एंड अपना फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। तो ये देखकर बुड्ढा लोटस अपने ब्लड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन सिल्वर फ्लाई एंड की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से उस ब्लड लोटस को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जिसके बाद सिल्वर फ्लाई एंड अपने सिल्वर फ्लैश के साथ उसके ब्लड शील्ड के ऊपर लगातार अटैक करती जा रही थी, जिसकी वजह से उसका ब्लड शील्ड भी टूटने लग जाता है और उसकी वजह से बुड्ढा लोटस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने असली फॉर्म में आकर उस सिल्वर फ्लाई एंड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्वर फ्लाई एंड की स्पीड काफी ज्यादा तेज होने की वजह से वो बड़े आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो अपने लॉन्ग रेंज अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस तोड़ के चेहरे को एक ही बार में उड़ा देती है और फिर अपने लास्ट अटैक के साथ उस पिलर को भी तबाह कर देती है। और उस पिलर की तबाह होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सिल्वर फ्लाई एंड भी उससे भी बच जाती है। और ये एक्सप्लोजन देखकर ज़ाबेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये एक्सप्लोजन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, मुझे ही नहीं लगता कि वो डिमोनिक फ्लैश नीडल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। मुझे लगता है कि ये ब्लड लोटस के मरने से पहले खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ये एक्सप्लोजन देखकर ज़ाबेन निराश होते हुए कहता है अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसका ड्रॉप तो पानी में ही बह जाएगा। और तभी ज़ाबेन की सिल्वर फ्लाई एंड उसके पास आती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके मुंह में क्रिस्टल था। ये देखकर ज़ाबेन काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर बोलता है ये तो एसएस एनर्जी क्रिस्टल है, इसका मतलब उसके मरने के बाद तुमने उसे वहाँ से लेकर आ गई थी, ये तो काफी ज्यादा कमाल है। शायद ब्लड पैटर्न हार्ट बुड्ढा लोटस की एसएस एनर्जी उस टेम्पल के अंदर जाने के लिए की का काम कर सकती है। जिसके बाद ज़ाबेन उस एसएस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ाबेन को काफी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जलने लगता है और उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा पसीना आने लगता है। ज़ाबेन उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। ज़ाबेन उस एनर्जी को कल्टीवेट करते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल एसएस एनर्जी है। और फिर थोड़ी देर बाद ज़ाबेन उस एनर्जी को कल्टीवेट कर लेता है, जहाँ पर ज़ाबेन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था ब्लड पैटर्न बुड्ढा लोटस की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ओरिजिनल स्किल हार्ट मेडिटेशन का लेवल टेस्ट हो चुका है और अब उसका नाम चेंज होकर ब्लड मेडिटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखकर ज़ाबेन खुश होता है और फिर अपने पसीने को साफ करते हुए कहता है मुझे तो ऐसा लगा था कि आज मेरा तो बारबेक्यू बनने वाला है। जिसके बाद ज़ाबेन अपने ब्लड मेडिटेशन को स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने प्लग पे बैठते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि ब्लड मेडिटेशन को हार्ट मेडिटेशन पे ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि ब्लड मेडिटेशन को आधे घंटे तक मेंटेन कर रखना मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर ज़ाबेन जोश में आते हुए कहता है चलो अब उस टेम्पल को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है। फिर ज़ाबेन फिर से अपना गेम को चालू करते हुए सीधे उस बुद्धा स्मॉल टेम्पल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उस एरिया में वो काफी ज्यादा आराम से जा रहा था। जहाँ पर आगे बढ़ते हुए ज़ाबेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था हार्ट मेडिटेशन और ब्लड मेडिटेशन दोनों के इफेक्ट एक जैसे हैं, ये दोनों ही इस एरिया की एनर्जी को ब्लॉक करने का काम करते हैं। फिर ज़ाबेन आगे बढ़ते हुए सीधे उस स्मॉल बुद्धा टेम्पल के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ज़ाबेन बोलता है ऐसा हो सकता है कि इस टेम्पल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो जो कि मेरा वेट कर रहा हो। जो सोचकर ज़ाबेन अपने स्केलेटन एंड के आर्मर को बाहर निकाल लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। पर तभी ज़ाबेन का ध्यान वहाँ पर एक सूत्रा पे जाता है, जिसे देखकर ज़ाबेन कहता है ये तो माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा है। जिसके बाद हमें मेजर प्रोफेशनल सूत्रा के बारे में बताया जाता है, उसे लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। डायमेंशनल स्टॉर्म इस धरती पर आया था तो एक बुद्धिस्ट ने अपनी पैरा मॉडल एनर्जी से कुछ आर्ट्स को बनाया था जो कि मेजर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा और
और एक आमागामा आर्ट था। और आज के समय में उस बुद्धिस्ट के दोनों ही इपिक आर्ट के बारे में काफी अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। पर ये तो माइनर प्रोफेशनल विजडम आर्ट है जिसे जावेन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लेटर उसके सामने घूमने लगती है और वहाँ पर एक डायमेंशनल ऐसे कुछ जैसा बनने लगता है। ये देख कर जावेन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा सर काफी ज्यादा दर्द करने लग गया है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जावेन अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और फिर जावेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा था। पर तभी जावेन के सीने के अंदर एक एनर्जी निकल कर आती है जिसकी वजह से वो सारा का सारा प्रेशर डिसअपीयर हो जाता है। जावेन ये देखकर कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या वो सारा का सारा प्रेशर पूरी तरह से डिसअपीयर क्यों हो गया? और साथ ही मेरे अंदर का इमोर्टल सूत्रा का फ्लो पहले से काफी ज्यादा धीमा हो चुका है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में लगने वाला प्रेशर भी खत्म हो चुका है। अब मैं इस क्रिस्टल को फिर से देखता हूँ तो मुझे पहले की तरह अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। फिर जावेन उस सूत्रा को पढ़ते हुए कहता है, आखिर इस इमोर्टल सूत्रा के अंदर किस तरीके का सीक्रेट है? पर तभी जावेन का ध्यान अपने एसेस एनर्जी पर जाता है जो कि आधी बची हुई होती है। यह देखकर जावेन घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैंने काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है यहाँ पर। मुझे जल्दी से बुद्धा टेम्पल के अंदर जाना होगा वरना मेरा समय यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए जावेन वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मैं और ज्यादा समय नहीं बर्बाद कर सकता। जावेन टेम्पल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो धीरे धीरे कर कदम बढ़ा रहा होता है। और फिर जैसे ही जावेन टेम्पल के गेट के पास पहुंचता है और फिर गेट खोलते हुए जैसे अंदर की तरफ देखता है तो अपने सामने 3 मूर्ति वाला बुद्धा देखता है जिसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर जावेन उस मूर्ति को देखते हुए कहता है, क्या ये 3 फेसेस वाला बुद्धा है? पर क्या कोई बुद्धिज्म में ऐसा भी कोई बुद्धा होता है? जो कहते हुए जावेन अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है पर तभी उसका ऑर्गन यानी कि इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है और फिर जावेन वहीं पे मारा जाता है। तो ये देखकर जावेन रियल लाइफ में काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर आगे बोलता है, मैं फिर से अचानक तरीके से कैसे मर गया? जिसके बाद जावेन आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस टेम्पल के अंदर किसी रूल के अकॉर्डिंग के अंदर जा सकता हूँ। लगता है मुझे किसी तरीके के रूल को फॉलो करना होगा। और फिर साथ ही जावेन लेजेंडरी लोगों को याद करते हुए कहता है, मैं उन लोगों से सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ जो कि अपनी एक ही जिंदगी में हर पाथ को ओपन कर लेते हैं और मैं गेम में मर मर कर आगे बढ़ रहा हूँ। जिसके बाद जावेन सिचुएशन को कैलकुलेट करते हुए कहता है, मैं अपने ब्लड मेडिटेशन के साथ टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। इसका मतलब उस टेम्पल के अंदर जाना उस सूत्रा से जुड़ा हुआ है या उसी से रिलेटेड है। लेकिन जावेन टेंशन में आते हुए कहता है, वो सूत्रा किसी तरीके की एसेंस एनर्जी आर्ट लग रही है पर मेरे पास पहले से ही इमोर्टल सूत्रा है तो मैं किसी और एसेंस आर्ट को कल्टीवेट कैसे कर सकता हूँ? जो सोचकर जावेन फिर से स्मॉल टेम्पल के पास जाता है और आगे कहता है, ये सब कुछ छोड़ो, चलो सबसे पहले उस सूत्रा को पढ़कर देखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। फिर जावेन उस सूत्रा के पास जाकर उसे थोड़ा सा पढ़ता है जिसकी वजह से उस सूत्रा थोड़ा सा ग्लो करने लगता है और ये सूत्रा जावेन के दिमाग में याद होने लगता है। जिसे देखकर जावेन कहता है, ये अच्छा है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा ये थोड़ा सा लंबा जरूर होगा पर ये इमोर्टल सूत्रा की तरह इतना ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा। और फिर जावेन उस एसेस एनर्जी आर्ट को पढ़ने लगता है और फिर जैसे उसकी एसेस एनर्जी कम होने लगती है तो फिर जल्दी से टेम्पल से बाहर जाने लगता है और फिर उड़ते हुए आगे कहता है, अब भले ही मैं यहाँ पर एक लंबा समय बिता सकता हूँ पर मेरी ब्लड मेडिटेशन का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल हो उससे पहले मुझे टेम्पल के एरिया को छोड़कर जाना होगा। और फिर जैसे ही मेरी सारी एसेस एनर्जी रिकवर हो जाएगी तो मैं फिर से यहाँ पर आकर उस एसेस एनर्जी आर्ट को यहाँ पर याद कर लूंगा। फिर ऐसे ही करते करते सुबह का दिन आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रात भर जावेन उस गेम को खेलने में लगा हुआ था जिसकी वजह से जावेन को काफी ज्यादा नींद आ रही थी पर आखिरकार जावेन ने मेजर प्रोफेशन विजडम सूत्रा को पूरी तरह से सीख लिया था। यह देखकर जावेन कहता है, आखिरकार मैंने इसको पूरा याद कर लिया है। माइनर प्रोफेशन सूत्रा याद होने की वजह से जावेन के शरीर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिसे देखकर जावेन काफी ज्यादा हैरान होता है और आगे बोलता है, क्या एसेस एनर्जी कैलकुलेटर फॉर्म क्या ये मेरे अंदर है? फिर जावेन के शरीर के अंदर वो एसेस एनर्जी आर्ट जावेन के अंदर स्टोर होना चालू हो जाती है जिसको देखकर जावेन कहता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है, क्या मेरे अंदर जो है क्या वो माइनर प्रोफेशन सूत्रा है जिसे अभी मैंने याद किया है? पर रियल लाइफ में जावेन ने देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे पता है कि मैं किसी और एसेस एनर्जी आर्ट को कल्टीवेट कर नहीं सकता पर ना जाने क्यों इस एसेस एनर्जी आर्ट को कल्टीवेट करने की वजह से वो एसेस मेरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। और वेल दोस्तों, मैं इसको समझा दूं जिसको एसेस एनर्जी आर्ट के बारे में नहीं पता है मैं पहले बता दूं क्योंकि एसेस एनर्जी आर्ट ऐसा होता है जैसे कि आप एक ही बार इसको सीख सकते हो और भी दूसरी स्किल इसके साथ नहीं सीख सकते। लेकिन हमारा जावेन इस एनर्जी आर्ट को यानी कि जो माइनर एनर्जी आर्ट है ना उसको एक और बार सीख चुका है यानी कि उसके बाद 2 एसेस एनर्जी आर्ट आ चुका है और जिसको समझ में आ चुका होगा कमेंट में यस कर सकता है और फिर
वापस से टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पर जॉबिन इस बात पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए आगे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आगे सोचना चाहिए। अभी मुझे सोने की जरूरत है, इसलिए मुझे सबसे पहले सो जाना चाहिए। जो बोलकर जॉबिन अपना चुपचाप से बिस्तर पे सो जाता है और जॉबिन के सोते ही वो माइनर प्रोफेसर विदम सूत्रा जॉबिन की बॉडी को पूरी तरह से कवर करने लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन बाथरूम के अंदर का होता है, जहाँ पर जॉबिन बात ले रहा था। जॉबिन अपने शरीर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर उसके शरीर के अंदर से उसकी स्किन निकल रही होती है और जॉबिन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये सब उसी सूत्रा की वजह से हो रहा है। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी है। अपने शरीर को देखते हुए मिरर में कहता है, तो ये वही मेजर प्रोफेसर विदम सूत्रा है। जॉबिन अपने बाथरूम से बाहर निकल कर आता है, जहाँ पर अपने प्रोफाइल को चेक कर रहा था। जॉबिन के प्रोफाइल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता, जिसे देखकर जॉबिन कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे एसएस एनर्जी में तो कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन ने 10 पॉइंट की लिमिट को ब्रेक थ्रू कर 11 लिमिट तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद जॉबिन मेडिटेट करते हुए उस माइनर प्रोफेसर सूत्रा को फील करता है और फिर आगे कहता है, मुझे मेरी बॉडी के अंदर माइनर प्रोफेसर सूत्रा फील हो रहा है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो सोच कर जॉबिन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि जॉबिन की बॉडी के अंदर से वो माइनर प्रोफेसर सूत्रा की एनर्जी निकल रही थी, जो कि ब्लू कलर की थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी एनर्जी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर जॉबिन कहता है, क्या मैं अपनी बॉडी के अंदर वो माइनर प्रोफेसर सूत्रा को इमॉर्टल सूत्रा के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ? पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दो टाइप के एसएस एनर्जी एक बॉडी कैसे कल्टीवेट कर सकती है? एक एसएस एनर्जी आर्ट को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और ऐसा तो नामुमकिन है एक इंसान एक समय पर दो एसएस आर्ट को कल्टीवेट कर सकता है। और इसके अलावा ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक की कल्टीवेशन आर्ट है, तो मेरे लिए तो इन दोनों एसएस एनर्जी आर्ट को एक बॉडी के अंदर कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। लेकिन मुझे तो जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। पर तभी जॉबिन का फोन रिंग करता है और फिर जॉबिन फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। तो हॉफिन जॉबिन से कहता है, क्या तुम भूल गए? हम लोग यहाँ पर लोटस पॉन्ड के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आखिर तुम कहाँ हो? तो ये बात सुनकर जॉबिन की हालत खराब हो जाती है और मन में सोचते हुए कहता है, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। तो फिर लोगों से आगे कहता है, रुको, मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन लोटस पॉन्ड का होता है, जहाँ पर कई सारे बेले पॉन्ड के अंदर से निकलकर उस लोटस पॉन्ड को पकड़ लेती है और फिर अपनी एनर्जी की वजह से एक एसिडिक अटैक बनाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली होती है। जो देखकर जॉबिन उन लोगों को कमांड देते हुए कहता है, क्रैक डॉग जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। तो फिर से उस पॉइजनस टोड को हैच होने नहीं दे सकते। जो सुनते हैं स्क्रैक डॉग जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जल्दी से उसको ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद जॉबिन आगे उन लोगों को कमांड देते हुए कहता है, जल्दी करो और सबके सब पीछे हो जाओ। लगभग सभी लोग 20 मीटर पीछे। ये बात सुनकर सभी कंपेनियन भी जल्दी से पीछे हटने लगते हैं। और ये देखकर वो लड़का जॉबिन से कहता है, क्या आखिर तुम सब भी इसको रिट्रीट होने का क्यों कह रहे हो? अब तुम भूल जाओ, अब जल्दी से उन लोगों को कमांड देकर उन लोगों के ऊपर अटैक करो। अब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। इसके बाद वो सीनियर वाला लड़का जॉबिन को पीछे कर आगे आते हुए कहता है, अब तुम भाड़ में जाओ। जिसके बाद उन लोगों को कमांड देते हुए कहता है, जल्दी से इन सबको मार डालो। ये सुनकर उसका कंपेनियन भी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो कंपेनियन भी अपने ब्लड शॉट बस्ट रेट का इस्तेमाल करते हुए पिलर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पिलर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और पिलर के टुकड़े हो जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से उन दोनों के दोनों कंपेनियन बीस्ट उसके अंदर मारे जाते हैं। ये देखकर वो सीन ये पूरी तरह से हैरान और वहीं पे शांत खड़ा हो जाता है और जॉबिन ये देखकर उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमारे दोनों कंपेनियन बीस्ट मर चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं देने वाला। तो ये बात सुनकर वो सीनियर जॉबिन से माफी मांगते हुए आगे कहता है, नहीं नहीं ये ठीक है, इसमें मेरी गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो ये देखकर दूसरी सीनियर आगे बढ़ते हुए जॉबिन की तारीफ करते हुए कहती है, जॉबिन तुम तो कमाल के हो। और फिर ब्लड लोटस के टावर के तबाह हो जाने के बाद हमें सीन दो टीचर की तरफ का दिखाया जाता है, जो दोनों उन्हीं को देख रहे थे। और ये देखकर वो टीचर फीमेल टीचर से कहता है, जिसका नाम फेंग वी होता है, टीचर फेंग वी, ये जॉबिन है, इसको हम आपकी क्लास के अंदर डाल देंगे, इसमें आपको एक अच्छा स्टूडेंट मिलने वाला है। टीचर फेंग वी जॉबिन को देखते हुए कहती है, ये लड़का तो काफी ज्यादा होशियार है, ये तो एक जीनियस है, इसको पहले से ही ब्लड पैटर्न बुड्ढा लोटस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया था। इस ब्लड पैटर्न बुड्ढा लोटस ने एरिया के मिलिट्री डिपार्टमेंट के 5 लेजेंडरी कंपेनियन बीस को इसी तरीके से मार डाला था। तो वो टीचर फैमिली से फिर से बोलते हैं, क्या आपने मुझे नहीं बताया था? जॉबिन आप फैमिली से कनेक्टेड है, शायद उसे ये इन्फॉर्मेशन उन फैमिली से मिली होगी। तो टीचर फैमिली उनसे बताती है, आप फैमिली के लोग इसे अपने फैमिली के अंदर नहीं मानते, तो मुझे नहीं लगता आप फैमिली से इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए आसान होने वाला है। मुझे लगता है कि
मुझे जावलिन की मदद लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं इस लड़के को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। जो बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। के बाद वहाँ से हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जावेन अपने गेम के अंदर होता है। यहाँ पर जावेन उस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस के पॉइजन टोड को हराने में लगा हुआ था और वहाँ पर जावेन की सिल्वर फ्लाई एंड्स उसको बड़ी ही आसानी से हरा देती है, जिसके बाद हमें डीमन ब्राइड नीडल के साथ उस पूरे प्लेयर को भी तबाह कर देती है, जिसकी वजह से फिर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो फिर से उससे बच जाती है। तो ये देख कर जावेन खुश होते हुए बोलता है, एक बार इस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस के इस मोड को समझ जाने के बाद और मेरे सिल्वर फ्लाई एंड की एबिलिटी की वजह से बॉस को हराना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। पर तभी जावेन के पास एक मैसेज आता है और फिर जावेन के सामने ब्लड हार्ट लोटस बीसेक को देखकर हैरान हो जाता है। फिर जावेन उसकी एट्रीब्यूट को चेक करने के बाद आगे बोलता है, इसके एट्रीब्यूट एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट के लिए इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, पर ब्लड लोटस के पास काफी ज्यादा स्किल है। अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये तो काफी ज्यादा वीक है, और अगर मैं इसको हैच करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। पर इसका एक हाई चांस ये भी है कि ये अपने लार्वा के स्टेज में होगा, तो क्यों ना मैं इसको फ्यूज करने के बारे में सोचूं। और फिर जैसे जावेन इसको फ्यूज करने के बारे में सोचता है और इसकी प्रोफाइल को चेक करता है तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कंफ्यूज भी, और कहता है आखिर इसकी कंपेबिलिटी इतना ज्यादा कम कैसे हो सकती है, और वो भी दोनों बीस के साथ। ये देखकर जावेन कहता है, आखिर तुमने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया कि फ्यूज करने के लिए इन सब की कैपेबिलिटी एक जैसी होनी जरूरी है, आखिर ये सब इतने ज्यादा लो क्यों है। पर तभी जावेन के पास एक और सिस्टम विंडो खुलता है, जिसे देखकर जावेन कहता है, क्या सिल्वर फ्लाई एंड को अभी भी खाना खिलाया जा सकता है। सिल्वर फ्लाई एंड बहुत ही ज्यादा लंबे समय से अपने हैंगर स्टेज में नहीं गया है, पर मुझसे ऐसा मत कहना कि इसको आगे भी ग्रो किया जा सकता है। जिसके बाद जावेन फीड का ऑप्शन दबाते हुए कहता है, चलो अब देखते हैं कि अब क्या होगा। पर जावेन ने उस कंपनी बीसेक को खिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ये देखकर जावेन कहता है, इसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया, आखिर अब इसको ग्रो करने के लिए मुझे कितना ज्यादा खिलाना होगा जिसके बाद ये अगले लेवल पर पहुंच जाए। जिसके बाद जावेन फिर से स्मॉल बुद्धा टेम्पल में आ जाता है, जहाँ पर जावेन इस बार माइनर प्रोफेशन सूत्रा का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही टेम्पल के अंदर एंटर करता है और चिल्लाते हुए भागते हुए कहता है, मैं अब आ रहा हूँ। लेकिन इस बार जावेन के अंदर जाने पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जावेन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी इस माइनर प्रोफेशन विजडम सूत्रा के साथ मैं इस टेम्पल में एंटर कर सकता हूँ। जो देखकर जावेन खुश होते हुए उस टेम्पल को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन जावेन उस स्टैचू को देखते हुए कहता है, ये मूर्ति मुझे किसी भी तरह से बुद्धा नहीं लगती, ये स्टैचू मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह लगती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। आखिर ये स्टैचू कौन है। जावेन के इतने बोलने से उस स्टैचू के अंदर से कुछ रेड टाइप का नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से जावेन के नीचे किसी तरीके की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और ये देखकर जावेन कहता है, मुझे लगता है इस मॉन्स्टर ने मेरी बातें सुन ली है और ये मुझे मारने वाली है। जावेन ये सोचकर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, क्या अब मैं फिर से मरने वाला हूँ। लेकिन कुछ देर में उसके सामने कुछ गोले टाइप के बनने लग जाते हैं और उसके सामने एक कंपेनियन बीस्ट एग आ जाता है, जहाँ उसके सामने उस मॉन्स्टर ने ऐसा लग रहा था कि जावेन को कुछ मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था, जो बुद्धिस्ट में शामिल हुआ और मेरी बातों को फॉलो किया तो उसे लिए गिफ्ट मिलता है। ये देखकर जावेन कहता है, क्या एक फ्री में 20 कंपेनियन एग, क्या ये अच्छी चीजें है। और फिर हमें उसके सामने वो एग का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिसका ऑब्टेन किया हुआ होता है, और इसके एट्रीब्यूट के बारे में तो हमको नहीं बताया जाता है, ना इसके नाम के बारे में। और जावेन उस एग को हाथ में लेते हुए कहता है, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, इसलिए मैं इसको नहीं चुनूंगा। लेकिन तभी वहाँ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लिखा हुआ था, मिथिकल क्रिएचर सक्सेसफुली हैच हो चुका है। ये देखकर जावेन की दो फटके चार हो जाती है और वो मोबाइल फेंकते हुए चिल्लाते हुए उसके ऊपर कहता है, नहीं, ये बकवास है, मैंने किसी भी कंपेनियन बीस्ट को हैच करने के लिए कंफर्म नहीं किया था। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है, एक मिथिकल क्रिएचर काफी ज्यादा कमाल का होगा, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को हैच करने के लिए मेरी जान जाते कैसे बची हुई है ये तो मैं ही जानता हूँ, और ये तो एक मिथिकल क्रिएचर का बीस्ट एग है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी हड्डियां भी बचने वाली है। फिर जावेन का मिथिकल क्रिएचर हैच होने के लिए जावेन का फोन उसके ब्लड को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, जिसके लिए वो कई सारी ऑरा की पट्टियां निकाल कर जावेन को उसके अंदर कवर करने लगता है। जावेन अपने आप को कमजोर होता हुआ फील कर कहता है, डैम इट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बचने वाला हूँ, मैं एक पहला ऐसा इंसान बनूंगा जो कि गेम खेलते खेलते मारा गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर जावेन जमीन पर लेटा हुआ हाफते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था और अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और आगे कहता है, क्या मैंने सच में एक मिथिकल क्रिएचर को हैच कर लिया, और क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। लगता है उसने मेरे ब्लड के अंदर से एसएस एनर्जी को और मेरे थोड़े ब्लड को ऑब्जर्व किया है। तभी जावेन के ऊपर उसका, और फिर हमें जावेन के मिथिकल क्रिएचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जावेन का मिथिकल क्रिएचर उसके शरीर के ऊपर जंप करता है और उसे देखकर जावेन कहता है,
तो ये है डीटिंग। ये वही मिथिकल क्रिएचर है जो कि दुनिया को तबाह कर सकता है। जिसके बाद ज़ॉबेन डीटिंग के स्टेटस को चेक करता है और उसके एट्रीब्यूट देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ज़ॉबेन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इसके एट्रीब्यूट तो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन इसके पास 4 प्रकार की स्किल है और ये एक मॉर्टल क्रिएचर है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये मॉर्टल क्रिएचर कैसे हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर देखा था उसके अंदर तो इसका नाम मिथिकल क्रिएचर शो हो रहा था और इसकी रैंक तो 9 है। शायद वैसे मैं इसे सिल्वर फ्लाई एंट की तरह ग्रो करवा सकता हूँ। और उसके बाद हमें मिथिकल क्रिएचर डीटिंग के बारे में बताया जाता है। कहानी के लेजेंड में डीटिंग के बारे में बताया गया है जहाँ पर तिब्बत बुद्धिस्ट के हिसाब से एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि दुनिया की आवाज सुनकर दुनिया की अपनी नजरों से देखता है। डीटिंग की सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है और वो किसी भी इंसान की दिल की आवाज सुनकर ये पहचान जाता है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। जर्नी ऑफ द वेस्ट के सफर में डीटिंग को 6 कानों वाला मैकाक्यू के नाम से जाना जाता है। वेल दोस्तों, मुझे लगता है डीटिंग काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि इसका नाम जर्नी टू द वेस्ट में आ चुका है और जर्नी टू द वेस्ट में वही लोग आते हैं जो कि लेजेंड होते हैं यार। उनकी पावर का हिसाब तो आप लोग लगा ही सकते हो क्योंकि आप लोगों ने उसकी स्टोरीज तो देखी होगी। अमेजिंग रहता है यार, मुझे उसकी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। वेल बैक टू द टॉपिक। लेकिन ज़ॉबेन डीटिंग को देखते हुए अपना सर घुसाते हुए कहता है पर ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है जिसके बारे में मैंने सोचा था। जिसके बाद ज़ॉबेन डीटिंग की कंपेनियन बीस स्टेट को चेक करता है जो कि उसके कान में एक ईयररिंग की तरह थी, पर इस ईयररिंग की वजह से ज़ॉबेन पूरी दुनिया की आवाज को क्लियर रूप से सुन सकता था और वो आंख बंद करके हर चीज को सुन और देख पा रहा था। ये सुनकर ज़ॉबेन कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं हर चीज को सुन पा रहा हूँ कि वो कैसी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेंसेस कई मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं और तभी हम लोगों को आजिन की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो कपकपाते हुए कह रही थी ये तो काफी ज्यादा दर्दनाक है। और ये आवाज सुनकर ज़ॉबेन घबराते हुए कहता है ये तो आजिन की आवाज है। उसके बाद ज़ॉबेन अपना सिर पकड़ते हुए कहता है आजिन की आवाज सुनकर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कोई बेशरम की तरह हूँ जो कि चुप चुप कर लड़कियों की बातें सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कि मैंने उसकी कभी भी आवाज सुनी ही नहीं। पर तभी ज़ॉबेन को अजीब अजीब सी और भी ज्यादा आवाज आने लगती है और उसकी आवाज में एक हीवी आवाज होती है। मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और ये आवाज सुनकर ज़ॉबेन को घबराहट होने लगती है और फिर वो जल्दी से आजिन के रूम के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहता है आजिन क्या तुम ठीक हो। और साथ ही ज़ॉबेन कह रहा था मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इस एबिलिटी के बारे में किसी और को बताना चाहिए वरना मैं जल्दी इस चीज की वजह से मारा जाऊंगा। लेकिन उस समय आजिन के रूम के अंदर से किसी भी तरह की आवाज नहीं आती जिसकी वजह से ज़ॉबेन की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और वो कहता है ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ हो गया हो। इसके बाद ज़ॉबेन कुछ कदम पीछे होकर उसको गेट को तोड़ने के लिए दया बन जाता है पर वो गेट टच से मस नहीं होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं दया नहीं हूँ। और फिर दरवाजा ठोकते हुए ज़ॉबेन चिल्लाते हुए कहता है लगता है स्कूल ने ये स्पेशली डोर चोर को बाहर रखवाने के लिए बनवाया है। और आजिन को भी ज़ॉबेन की आवाज आ रही थी और फिर दर्द में कहती है आखिर ज़ॉबेन को मेरी आवाज कहाँ से सुनाई दे गई, आखिर उसने मेरी आवाज कैसे सुन ली। मैं ये नहीं चाहती कि वो कमीना मुझे ऐसी हालत में देख ले। पर तभी ज़ॉबेन दरवाजा खटखटाना बंद कर देता है जिसकी वजह से आजिन को ऐसा लगता है कि ज़ॉबेन वहाँ से जा चुका है। पर अगले सीन में ज़ॉबेन हीरो की तरह पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। ये देखकर आजिन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ज़ॉबेन अंदर आते ही आजिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। पर आजिन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर शर्माते हुए कहती है आखिर तुम इस तरीके से लोगों के घर के अंदर कैसे घुस सकते हो। पर ज़ॉबेन एक भोला सा लड़का बनते हुए कहता है क्योंकि तुमने दरवाजा नहीं खोला और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है इसलिए मुझे टेंशन हो रहा था। और फिर आजिन से पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को कॉल करूं। और आजिन घबराते हुए ज़ॉबेन से कहती है नहीं, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, वैसे भी ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है। ज़ॉबेन आजिन की बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आखिर ये पुरानी सी प्रॉब्लम का मतलब क्या है। पर तभी आजिन ज़ॉबेन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसके सिर पर एक कप मारते हुए कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कहते हुए आजिन ज़ॉबेन को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और ज़ॉबेन ये देखकर चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है और ये देखकर फिर वो आगे कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू में ही आ गया। लेकिन आजिन अभी भी गेट के पीछे ही खड़ी थी और वो वहाँ पर शर्माते हुए बैठकर कहती है ज़ॉबेन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। और फिर ज़ॉबेन अपने रूम में आने के बाद अपना खाना तैयार करते हुए कहता है मुझे लगता है कि शायद मैं इसे पीऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरा खून फिर से रिकवर होने लगेगा। और फिर तभी वहीं पर ज़ॉबेन का फोन बजने लग जाता है जहाँ पर ज़ॉबेन फोन उठाते हुए कहता है हेलो क्या हुआ। जहाँ पर ली जुयान ज़ॉबेन से कहता है स्कूल के फर्स्ट डे पर स्कूल क्लब के लोग फ्रेशमैन को रिक्रूट कर रहे हैं तो चलो हम लोग उस दिन वहाँ पर जाकर चेक करते हैं। लेकिन ज़ॉबेन ली जुयान से कहता
है, नहीं, मेरा किसी भी तरह के क्लब में ज्वाइन करने का प्लान नहीं है। लेकिन ली जुयान ज़ाबिन को कन्विंस करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम लोग मिलकर हमारा न्यू क्लब क्रिएट करते हैं। तो क्या ब्रदर ज़ाबिन, तुम्हारे ब्रदर ली जुयान की इसमें मदद नहीं करोगे? पर ज़ाबिन उसकी बात सुनकर उसके मुंह पे मना करते हुए कहता है, नहीं, मेरा इसमें कोई भी शौक नहीं है। और साथ ही अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं घर पर रहकर गेम खेलूंगा तो और भी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। लेकिन ली जुयान ज़ाबिन को समझाते हुए कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा कोल्ड होने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे कहता है, स्कूल वाले ऐसे कई सारे मिशन देते हैं जिसकी वजह से हमें टीममेट की काफी ज्यादा जरूरत होती है, और अगर हम लोग हमारी खुद की टीम बना लेंगे तो हमें किसी और की मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही किसी और से मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। और तुम ऐसा मत सोचना कि हाई स्कूल में जो पहले हुआ था वैसा फिर से होगा। तो ज़ाबिन ली जुयान की बातें सुनने के बाद उससे कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक क्लब को बनाने के लिए तैयार हूँ, और हम दोनों से होने से इस क्लब को पूरी तरह से तैयार नहीं किया जा सकता। तो उसकी बात सुनकर ली जुयान ज़ाबिन से कहता है, तो ठीक है, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो हम लोग स्कूल में फर्स्ट डे पर आकर किसी को रिक्रूट करने के लिए देख लेंगे। जिसके बाद सीन सनसेट स्कूल के फर्स्ट प्लाजा का होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने क्लब के लिए न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहे थे। वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और सभी के सभी स्टूडेंट एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या तुम हमारी टीम के अंदर ज्वाइन होना चाहोगे? और ज़ाबिन वहाँ पर इतनी सारी भीड़ को देखते हुए कहता है, सच में यहाँ पर तो कई सारे लोग आए हैं। तभी ली जुयान ज़ाबिन को देखकर हाथ हिलाते हुए कहता है, ज़ाबिन, हम लोग यहाँ पर हैं। फिर ज़ाबिन उसके पास आ जाता है, जहाँ पर ली जुयान उससे पूछता है, आखिर तुम अपने साथ ये कैरी बैग क्यों रखे हो? तो ज़ाबिन अपने पास से उस रेड बेरी का जूस निकालते हुए कहता है, ये मेरे लिए ब्लड टी का काम करती है, तो क्या तुम्हें ये चाहिए? और ली जुयान इतनी सारी ब्लड टी देखकर घबराते हुए ज़ाबिन से कहता है, ज़ाबिन, तुम सच में एक मर्द इंसान हो, पर क्या तुम्हें इतनी सारी ब्लड टी से तुम्हें डर नहीं लग रहा? और वहाँ पर ली जुयान की बहन वियान भी खड़ी होती है, जो ज़ाबिन को हाई करती है। तो वियान ज़ाबिन से कहती है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो तुम हमारे ग्रुप वियान को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसके अंदर काफी ज्यादा खूबसूरत सीनियर सिस्टर हैं जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पर ली जुयान ज़ाबिन के सामने आकर उसको समझाते हुए कहता है, सिस्टर, ज़ाबिन मेरा है, इसलिए तुम उसको छीनने की कोशिश मत करो। देख रहे हो लड़की की सोच गलत है। जिसके बाद वो अपनी ठड़कीपना में आते हुए कहता है, इस तरह की खूबसूरत लड़कियां लाकर दूसरों को ज्वाइन करवाना ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। पर ज़ाबिन उसे देखते हुए ली जुयान से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता है? जिसके बाद वो वियान से मना करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने ली जुयान को पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि मैं ली जुयान के क्लब में ज्वाइन होने वाला हूँ। तो ज़ाबिन की बात समझते हुए वियान कहती है, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये न्यू क्लब हमारी मिशन करने में पूरी मदद करेगा। और इतना कहकर वियान और उसके साथ जो आई हुई लड़कियां थी वो वहाँ से जाने लगती हैं। और ये बात सुनकर ली जुयान अपनी बहन से कहता है, जरूर, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और ली जुयान वहाँ से जाती हुई लड़कियों को देखकर ज़ाबिन को टोंट मारते हुए कहता है, ज़ाबिन, मुझे लगता है तुम्हारे मैंने ग्रेट चांस को मिस कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारी खूबसूरत लड़कियां शायद से तुम्हारे आसपास हो सकती थी। पर ज़ाबिन उससे मना करते हुए कहता है, ऐसे मजाक करना बंद करो, क्या तुमने ये नहीं कहा था हम लोगों को हमारा न्यू क्लब क्रिएट करना है? तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? आखिर तुमने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं की तो सभी फ्रेशमैन दूसरी टीम के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, जिसके बाद किसी को भी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ली जुयान इसकी बात सुनते हुए कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों को एक नया क्लब क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें स्कूल के शुरू होने के 1 महीने बाद का वेट करना होगा, और साथ ही हमारे पास कम से कम 5 लोग होना चाहिए, जिसके बाद ही हम मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे हम हमारा क्लब क्रिएट कर सकें, कि केवल हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 हैं और हम लोगों को 3 लोगों की और जरूरत है। ये सुनकर ज़ाबिन शॉक होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो ली जुयान हंसते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, ऑफ कोर्स लोग यहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने आए हैं। तो ली जुयान की बात सुनते ही ज़ाबिन गुस्से से कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो ज़ाबिन से पुकारते हुए कहती है, ज़ाबिन। और फिर जैसे ज़ाबिन उस आवाज की तरफ देखता है जहाँ पर ज़ाबिन को दिखता है रियोक्सी और जियानबाओ दोनों ही सामने खड़े होते हैं। रियोक्सी ज़ाबिन से कहती है, काफी लंबा समय हो गया है हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तो ज़ाबिन लोगों को देखते हुए कहता है, तो तुम लोग नेवी सनसेट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो गए हो, क्या इत्तेफाक है? तो ली जुयान रियोक्सी को देखकर ज़ाबिन से कहता है, आखिर ये प्रीटी सी लड़की कौन है? तो ज़ाबिन रियोक्सी के बारे में बताते हुए कहता है, ये भी उसी स्कूल से है जिस स्कूल से हम लोग आए हैं। तो ये सुनकर ली जुयान ज़ाबिन के कान में कहता है, क्या वही स्कूल से जिससे हम लोग आए हैं? पर आखिर मैं इसे क्यों नहीं जानता? तो ये बात सुनकर ज़ाबिन गुस्से से कहता है, ये इसी वजह से है क्योंकि तुम
स्कूल में काफी ज्यादा कम आते थे। फिर ली जुयान रियोक्सी के ऊपर लाइंग मारते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। मैं और ज़ोबेन मिलकर एक क्लब को फॉर्म करने वाले हैं, तो क्या तुम उसके अंदर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगी? रियोक्सी उससे कहती है हाँ क्यों नहीं। और ये बात सुनकर ज़ोबेन अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल है, इसने तो तुरंत ही जवाब दे दिया। लेकिन ली जुयान उससे घबराते हुए कहता है लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हमारी एक रिक्वेस्ट के लिए क्लब को बनाना है, उसके लिए हमें 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा, तो क्या तब तक तुम इसके लिए वेट कर सकती हो? रियोक्सी उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट कर लूंगी। जिसके बाद वो ज़ोबेन के पास जाने लगती है और ज़ोबेन के पास पहुंचकर उससे माफी मांगते हुए कहती है ज़ोबेन मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिल से इस चीज के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर मेरी वजह से तुम एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो शायद मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। ये देख कर ली जुयान समझ जाता है ये लड़की सनसेट कॉलेज में ज़ोबेन की वजह से आई है। तो ज़ोबेन रियोक्सी से कहता है ठीक है, मैं इस चीज का तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं डालने वाला, वो आखिर सिचुएशन ही ऐसी थी। ये बात सुनते ही कि ज़ोबेन ने उन सबको माफ कर दिया है, जियांगबाओ हंसते हुए कहता है हाँ उस समय हम लोगों को फोर्स किया गया था, पर अब मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर ऐसा कुछ भी आगे नहीं होगा। जिसके बाद ली जुयान उन तीनों से कहता है अगर ऐसा है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं तो सभी के सभी यहाँ पर रुक जाओ, ज्यादा समय नहीं हुआ है तो हम लोगों को चलकर फर्स्ट एग्जाम कॉम्बैट लेसन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ोबेन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है क्या पहले दिन पर कॉम्बैट टेस्ट, क्या हम लोग बुद्धा सिटी नहीं जाने वाले? तो ली जुयान उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं, बुद्धा सिटी के अंदर कुछ नई डिस्कवरी हुई है और वहाँ पर ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए वहाँ पर स्कूल फ्रेशमैन को अपनी लाइफ को रिस्क में डालने नहीं देगी। जिसके बाद रियोक्सी आगे बोलती है पिछले साल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से स्कूल ने 4 स्टेबलाइज कंट्रोल डायमेंशनल एरिया में से केवल एक को ही चुना था। इस टेस्ट में केवल डायमेंशनल क्रिएचर को ही मारना होगा जिससे तुम टेस्ट को पास कर सकते हो, और उसमें तुम जितने सारे क्रिएचर को मारोगे उतने ज्यादा हाई पॉइंट्स तुम्हारे पास होंगे। ज़ोबेन उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उन लोगों से कहता है आखिर तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? ये बात सुनकर रियोक्सी भी काफी हैरान होती है और फिर ज़ोबेन से पूछती है क्या तुमने कभी भी स्कूल के डायमेंशनल फॉरम को इस्तेमाल नहीं किया? और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ज़ोबेन अपनी घर की तरफ जा रहा था और वो डायमेंशनल फॉरम के बारे में याद करते हुए कहता है और फिर उसके बारे में हमें बताता है डायमेंशनल फॉरम को फेडरेशन ने एस्टेब्लिश किया था जिससे वो लोगों को इंकरेज कर सके, जिससे वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर सके। पर ब्लड लोटस के पास काफी ज्यादा स्किल है, अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये तो काफी ज्यादा वीक है, और अगर मैं इसको हैच करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। पर इसका एक हाई चांस ये भी है कि ये अपने लार्वा के स्टेज में होगा, तो क्यों ना मैं इसको फ्यूज करने के बारे में सोचूं। और फिर जैसे ज़ोबेन इसको फ्यूज करने के बारे में सोचता है और इसकी प्रोफाइल को चेक करता है तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कंफ्यूज भी, और कहता है आखिर इसकी कंपेबिलिटी इतना ज्यादा कम कैसे हो सकती है, और वो भी दोनों बीस के साथ। ये देखकर ज़ोबेन कहता है आखिर तुमने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया कि फ्यूज करने के लिए इन सब की कैपेबिलिटी एक जैसी होनी जरूरी है, आखिर ये सब इतने ज्यादा लो क्यों है। पर तभी ज़ोबेन के पास एक और सिस्टम विंडो खुलता है जिसे देखकर ज़ोबेन कहता है क्या सिल्वर फ्लाई एंड को अभी भी खाना खिलाया जा सकता है? सिल्वर फ्लाई एंड बहुत ही ज्यादा लंबे समय से अपने हैंगर स्टेज में नहीं गया है, पर मुझसे ऐसा मत कहना कि इसको आगे भी ग्रो किया जा सकता है। जिसके बाद ज़ोबेन फीड का ऑप्शन दबाते हुए कहता है चलो अब देखते हैं कि अब क्या होगा। पर ज़ोबेन ने उस कंपनी बिसेक को खिलाया लेकिन उसके बावजूद भी अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ये देखकर ज़ोबेन कहता है इसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया, आखिर अब इसको ग्रो करने के लिए मुझे कितना ज्यादा खिलाना होगा जिसके बाद ये अगले लेवल पर पहुंच जाए। जिसके बाद ज़ोबेन फिर से स्मॉल बुद्धा टेम्पल में आ जाता है जहाँ पर ज़ोबेन इस बार माइनर प्रोफेशन सूत्रा का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही टेम्पल के अंदर एंटर करता है और चिल्लाते हुए भागते हुए कहता है मैं अब आ रहा हूँ, लेकिन इस बार ज़ोबेन के अंदर जाने पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर ज़ोबेन खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी इस माइनर प्रोफेशन विजडम सूत्रा के साथ मैं इस टेम्पल में एंटर कर सकता हूँ। जो देखकर ज़ोबेन खुश होते हुए उस टेम्पल को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन ज़ोबेन उस स्टैचू को देखते हुए कहता है ये मूर्ति मुझे किसी भी तरह से बुद्धा नहीं लगती, ये स्टैचू मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह लगती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। आखिर ये स्टैचू कौन है? ज़ोबेन के इतने बोलने से उस स्टैचू के अंदर से कुछ रेड टाइप का नीचे गिरने लगता है जिसकी वजह से ज़ोबेन के नीचे किसी तरह की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और ये देखकर ज़ोबेन कहता है मुझे लगता है इस मॉन्स्टर ने मेरी बातें सुन ली है और ये मुझे मारने वाली है। ज़ोबेन ये सोचकर चिल्लाते हुए कहता है नहीं, क्या अब मैं फिर से मरने वाला हूँ? लेकिन कुछ देर में उसके सामने कुछ गोले टाइप के बनने लग जाते हैं और उसके सामने एक कंपेनियन बीस्ट एग आ जाता है जहाँ उसके सामने उस मॉन्स्टर ने ऐसा लग रहा था कि ज़ोबेन को कुछ मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था जो बुद्धिस्ट में शामिल हुआ
और मेरी बातों को फॉलो किया तो उसे ये गिफ्ट मिलता है। ये देखकर जॉबिन कहता है क्या एक फ्री में 20 कंपेनियन एग, क्या ये अच्छी चीजें है। और फिर हमें उसके सामने वो एग का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसका ऑब्टेन किया हुआ होता है और इसके एट्रीब्यूट के बारे में तो हमको नहीं बताया जाता है ना इसके नाम के बारे में। और जॉबिन उस एग को हाथ में लेते हुए कहता है मैं इसके बारे में तो नहीं जानता इसलिए मैं इसको नहीं चुनूंगा। लेकिन तभी वहाँ से नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था मिथिकल क्रिएचर सक्सेसफुली हैच हो चुका है। ये देखकर जॉबिन की तो फटके चार हो जाती है और वो मोबाइल फेंकते हुए चिल्लाते हुए उसके ऊपर कहता है नहीं ये बकवास है, मैंने किसी भी कंपेनियन बीस को हैच करने के लिए कंफर्म नहीं किया था। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है एक मिथिकल क्रिएचर काफी ज्यादा कमाल का होगा, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस को हैच करने के लिए मेरी जान जाते कैसे बची हुई है ये तो मैं ही जानता हूँ।